शुरू करें। मेरा ख्याल है उसके बाद फिर गपशप हम करेंगे। 60 मिनट होंगे हमारे पास आपकी गुफ्तगू के बाद। यार आप सवाल रखें तो फिर मैं जवाब देना शुरू करता हूँ। सवाल सवाल पहला तो यही है कि इसके जो जो ये एपिसोड हुआ है कॉन्फ्लिक्ट का, इसके फैक्ट्स क्या हैं? जो जो मतलब जिसमें जो व्हाट वी नो, जिसमें कोई वो डाउट्स नहीं है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए जर्नलिस्ट फॉर ओवर 42 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि फैक्ट्स क्या हैं। माँ सिवाय इसके कि दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो एक मिनी जंग में कह सकता हूँ इसको। जो नॉर्मली वॉर में हम सबको ही पता है कि जो है नॉर्मली जब हम ये कहते हैं कि फैक्ट्स जो है या सच जो है वो पहली पहली कैजुअलिटी होती है, उसकी वजह क्या है? वो इसलिए कहते हैं कि जंग में जो जो कुव्वतें लड़ रही होती हैं वो जाहिर है उन तक एक्सेस एक तो मुश्किल होता है। हम्म। और नॉर्मली जो भी ऑफिशियल सोर्सेज होती हैं उन्हीं को कोड करके, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल फील्ड के अंदर खड़े हैं और वहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एक बहुत मुश्किल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है। वो आप सिविल वॉर में तो ये कर सकते हैं लेकिन फुल फ्लैज वॉर में नॉर्मली नहीं होती। तो जो इनडायरेक्ट सोर्सेज होती हैं वही दरअसल आपकी सोर्सेज होती हैं उस वक्त उस स्टेज पे। बाकी फिर जब जंग या सीज फायर हो जाता है तो फिर आप फैक्ट्स तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं चूंकि अब रिपोर्टिंग में नहीं हूं, लेकिन जो मैंने देखा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, नॉर्मली मेरा मुझे ये लगा कि शायद अगर हम इंडियन मीडिया को देखें तो उन्होंने जब वो जो भी वो खबर दे रहे थे उसमें वो कोई सोर्स कोट नहीं कर रहे थे। यानी हमने जनरली एक प्रिंसिपल तय किया है ऑल ओवर द मीडिया, मुझे आई हम्म। एम श्योर इंडिया में भी होगा और दूसरी जगहों पे भी, कि जब एनी न्यूज ऑफ सेंसिटिव नेचर हैज टू बी डबल चेक्ड। हम्म। यानी उसमें एटलीस्ट दो सोर्सेस का होना जरूरी होना चाहिए जब आप कोई इस तरह की स्टोरी दे रहे हों जो जो सेंसिटिव है। और जाहिर है जब आप जंग के हवाले से और चाहे आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो खबरें दे रहे हैं, तो आप कभी भी डायरेक्टली खुद नहीं कह सकते कि हाँ ये हो गया है या ये हो रहा है, इसलिए कि आप उस ग्राउंड पे मौजूद नहीं हैं। ठीक। तो आपने किसी ना किसी को कोट करना जरूरी होता है, चाहे आप उस बाय नेम कोट ना करें, डायरेक्ट कोट ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कोट जरूरी होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो दोनों क्लेम्स कर रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है। ना स्पॉट पे मैं हूं ना कोई दूसरा है, जो स्पॉट पे है वो स्पॉट पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मुझे अभी तक मैं नहीं कह सकता। जाहिर है मैंने रिपोर्टिंग हम्म। छोड़े मुझे काफी अरसा हो गया, तो मैं तो अब स्टोरीज को एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक। एनालिसिस दे सकता हूँ, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे चीजें कह सकता हूँ। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स हम्म। सिर्फ ये है कि दोनों मुल्कों के अंदर जो है एक लड़ाई हुई है। ठीक। वहां से भी मिसाइल फायर हुए, यहाँ से इंटरसेप्ट हुए। कोई कहता है कि दो जहाज गिरे, कोई कहता है पांच जहाज गिरे। ये क्लेम्स हैं और ठीक। हमें उनको क्लेम्स के तौर पे ही लेना चाहिए इसमें। तो बाकी जो आप अगर ये शुरू सारा कैसे हुआ और एक पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप का एक पस मंजर है पूरा, ठीक। उस पर हम अगर गुफ्तगू करेंगे आगे, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। क्योंकि हम्म। मुझे याद है कि 71 की वॉर तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में स्टूडेंट होता था। और वो भी जाहिर है मगरबी पाकिस्तान में हम हैदराबाद सिंध में मैं रहता था वहाँ स्कूल में। तो वो चीज़ें वो तो याद हैं उस वक्त भी, जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान में भी और शायद इंडिया में भी उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था। माँ सिवाय इसके कि इंडिया में दूरदर्शन और पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान और ऑल इंडिया रेडियो। तो ईस्ट पाकिस्तान की खबरें हमें उतनी ही आ रही थी जितनी जाहिर है रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के जरिए आती थी या अखबारात के जरिए कुछ चीज़ें। तो उसका तो मुझे याद है कि हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, मैं क्लास 8th में हूँगा उस वक्त, वो कुछ कुछ याद है। बात की जो सूरत हाल रही
फिर हम आप कारगिल उठा लें, या कारगिल के वक्त में जो है और या बाद के कॉन्फ्लिक्ट, इवन 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे लाहौर, तो मैं लाहौर में था। और इसके साथ चूंकि मैं उन शायद हजारों लाखों लोगों में से हूँ जो जो डिवाइडेड फैमिलीज के से बिलोंग करते हैं। हम्म। तो उस वक्त भी जब मैं, और सुबह को पता होगा कि मेरी आधी फैमिली जो है वो इंडिया में है, और वो भी जर्नलिज्म में ही है। और तो मुझे उस वक्त याद है जब वाजपेयी साहब आए थे 98 में। उससे पहले एक शिमला शिमला का याद है मुझे, जब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, और जाहिर है वॉर हो गई थी, पाकिस्तान ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शिमला जाना विद इन अ ईयर, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा कदम था। और वो गए भी थे by taking his entire opposition into confidence. ये वो पीरियड था जब भुट्टो was also criticized for his role in East Pakistan's crisis. लेकिन despite all that, he went to India, he went to Shimla, और फिर इंदिरा गांधी जो भारत की वजीर आजम थी, उनके साथ शिमला एकॉर्ड कर लेना, हो जाना, वो बहुत बड़ा इकदाम था। आई विश के, क्योंकि दोनों अपने वक्त के बड़े स्टेट्समैन थे, आई विश उन्होंने उस वक्त जो है बहुत से ऐसे डिस्प्यूट जो बाद में रहे, खासतौर पे कश्मीर का इशू, अगर वो भी वो टॉक्स कंटिन्यू रहती, तो शायद एन मुमकिन था कि वो इशू भी किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाता उसमें। लेकिन वो रहा, और फिर बाद में हमने देखा कि उसमें अप्स एंड डाउन आते रहे उस सिचुएशन में। लेकिन वो एक बड़ा आप में से बहुत से लोग पता नहीं एग्री करें ना करें, लेकिन मेरे नुक्ता नजर में साउथ एशिया का इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि साउथ एशिया में स्टेट्समैन नहीं रहे। लीडर्स तो बहुत हैं, लेकिन हमें वो जो वाजपेयी के कैलिबर का या जुल्फिकार अली भुट्टो के कैलिबर का स्टेट्समैन हमें नजर नहीं आते, ना इंडिया में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में। इवन अगर आप श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लें तो श्रीलंका में भी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि स्टेट्समैन जो होता है उसका विजन होता है, वो आगे का देख रहा होता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। उसकी वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स मल्टीप्लाई होते गए। एक वक्त था, मैं आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979 आई वेंट टू इंडिया, और उस वक्त जाहिर है उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उस वक्त। तो उस वक्त का माहौल, और फिर जब मैं 1996 में और उसके बाद इंडिया गया, तो उस वक्त के माहौल में बड़ा फर्क देखा। इसी तरह यकीनी तौर पे जो हमारे इंडियन दोस्त यहाँ आए, उन्होंने भी वो चीज़ें देखी, लेकिन उस सब के बावजूद भी एक कल्चरल वैल्यूज थी। एक दूसरे से जो पीपल्स टू पीपल डायलॉग से बड़ा फायदा होता था, उससे कम से कम एक दूसरे को समझने में आसानी होती थी। उसमें एग्री टू डिसएग्री फॉर्मूले के तहत हम आगे चलते थे उसमें। मुझे कुलदीप नैयर साहब का, मैं जब आई थिंक 96 में गया था, या शायद उसके बाद, मुझे याद है एक तकरीब हुई थी वहाँ दिल्ली में, और उसमें मुझे पहली मरतबा मैंने ये बात की थी कि उस वक्त मुझे नज़र आ रहा था कि शायद इंडिया में जो इलेक्टोरेट सपोर्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बीजेपी उस वक्त शायद उस तरीके से नहीं आई थी, लेकिन मुझे लग रहा था, और मैं यही मेरे लिए एक परेशान कुन सवाल है। इससे हो सकता है कि हमारे बात दोस्त एग्री ना करें, कि मुझे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल रहा है, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट, कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान में एक जो पॉजिटिविटी मुझे नज़र आई, वो ये कि जब इलेक्शंस होते हैं, उसमें मैंने कभी भी पाकिस्तान में वोटर को, एक्सट्रीमिस्ट को वोट देते नहीं देखा। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप देखें तो ग्रुप्स बहुत हैं, बेशुमार ग्रुप्स हैं हमारी यहाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में मुझे वो नज़र नहीं आया। और कभी भी पाकिस्तान के इलेक्टोरेट ने उनको उस थॉट्स को वोट नहीं दिया। लेकिन अगर हम, हालांकि बीजेपी पे, बीजेपी वाजपेयी आफ्टर ऑल बीजेपी के ही लीडर थे,
लेकिन बीजेपी में मोदी और वाजपेयी की पॉलिटिक्स में आपको एक फर्क नजर आएगा। और अभी मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, हमारे इंडियन की ऑथर की किताब है, सबा नकवी की, द सेफ्रॉन स्टॉर्म फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। अगर आप उसे उसे आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। और मैं इस लिहाज से बड़ा क्रेडिट है वाजपेयी साहब को कि इवन कारगिल के बाद ही इनवाइटेड मुशर्रफ टू आगरा। अनफॉर्चुनेटली आगरा में जो कामयाबी मिल सकती थी वो नहीं मिली, और उसमें मेरा ख्याल है जो इंडियन हार्डलाइनर्स वो थे वो डोमिनेट कर गए। और मुशर्रफ साहब भी को भी उस वक्त, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन आप ना हो तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस वक्त बोलना चाहिए और किस वक्त नहीं बोलना चाहिए। जो सफारतकारी है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होती है। सफारतकार को पता होता है कि बहुत सी ऐसे मौके होते हैं कि जहां ना बोलना बेहतर होता है। मेरा ख्याल है, हाँ, जो लोगों ने आगरा समिट फॉलो की होगी उन्हें ये अंदाजा होगा कि आगरा में सब कुछ अच्छा हो रहा था, मां सिवाय उस एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस के, जब मुशर्रफ एडिटर से मिले और एग्जैक्टली उसके बाद एग्जैक्टली। एकदम पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई। तो ये जो मैं समझता हूँ कि आज हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, देखिए हम सब जो हैं, चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, तो तकरीबन 1.5-2 अरब लोगों की जिंदगियां स्टेक पर हैं। हम वॉर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वॉर मींस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और मुझे याद है कि 98 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए तो उसके जवाब में पाकिस्तान में किए, तो कोई 5 जापानीज आए थे वेटरन्स। वो सर्वाइवर्स थे हिरोशिमा और नागासाकी के। और आई इंटरव्यूड वन ऑफ द वुमेन, और उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ दोनों जगह ये बताने आई हूं कि एटमी एटमी जंग होती क्या है, क्योंकि मैंने देखी है। मैंने मिनटों में अ, सारी की सारी पॉपुलेशन को वैनिश होते हुए देखा है। मैं खुद भी उसमें जख्मी हुई, और आज तक वहाँ जो जनरेशन्स जन्म ले रही हैं, पैदा हो रही हैं, वहाँ कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का अंसर आता है। तो सिर्फ ये तसव्वुर कर लेना, और याद रखें कि आज जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं दोनों के पास, वो उससे बहुत ज्यादा हैं जो उस वक्त थी। तो मेरा ख्याल है बहुत जरूरत है दोनों ममालिक के पीस एक्टिविस्ट को खड़ा होने की, दोनों ममालिक के पीस एक्टिविस्ट को, कि आप हर चीज करें मां सिवाय जंग के। आप और बातचीत से बेहतर तो कोई, चाहे बैकडोर डिप्लोमेसी हो, पीपल्स टू पीपल डायलॉग हो, इवन कल्चरल एंड और एक्सट्रीमिज्म भी जो है दोनों मुल्कों में बहुत डेंजरस है। क्योंकि एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने मोहल्ले में भी अनसेफ होते हैं, आप अपने गली कूचों में भी अनसेफ हो जाते हैं। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स जो होती हैं वो फिर रैशनल बात नहीं किया करती, आप उनसे गुफ्तगू नहीं किया करते थे, दलील खत्म हो जाती है। और हमें हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस वॉर मॉन्गरिंग को एक साइड पे रखते हुए भी देखूं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टॉक शोज हैं अगर आप देखें तो हम जनरली लाउड होते हैं। और आप एंकर होस्ट को देख लें, आप गेस्ट को देख लें, हालांकि 4 लोग बैठे होते हैं, 5 लोग बैठे होते हैं, उसमें आप गुफ्तगू कर सकते हैं तो उसमें चीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लेकिन दलील को काउंटर करने के लिए जिसके पास दलील कमजोर होती है वो ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करता है, ताकि दलील वाला कभी भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता, क्योंकि उसके पास दलील होती है, वो स्ट्रांग होता है उसमें। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरत है। और मैं हमेशा से इस चीज़ को, और मैंने स्टोरीज भी की हैं, कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट टाइज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और वो इसलिए ज़रूरी हैं कि वो टेंशन डिफ्यूज करती हैं। देखिए, मुकाबला जो होता है वो आपको फतह की कामयाबी में कितना जश्न मनाना चाहिए और शिकस्त को किस तरह कबूल करना चाहिए ये सिखाता है। हार और जीत का कॉन्सेप्ट ही खेल खेल में जो है सबसे स्ट्रांग होता है।
आप देख लें, मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब भी मैचेस होते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है। और ये कोई एलीट क्लास का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो अच्छे खेल को पसंद करता है, चाहे वो एक एक तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो। वो अपने, जाहिर है अपने मुल्क के साथ सबकी हम वो होती है कि वो जीते, लेकिन वो दूसरे बैट्समैन या दूसरे बॉलर को भी प्रेस करता है। आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर्स हैं वो इंडिया में कितने पॉपुलर हैं, और इंडिया के मेन प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो कोहली हों या गिल हों, और आप देख लें यहाँ के क्रिकेट फैन से पूछ लें, वो आपको उनकी पूरी स्टेटिस्टिक बता देंगे। इसका मतलब ये है कि वो जराए जो जंग को डिफ्यूज कर सकते हैं, वो जराए जो जो एक पीस की फजा बना सकते हैं, वो जराए जो इंतहा पसंदी को खत्म कर सकते हैं। आप देखें कि पश्तून जो पाकिस्तान में, अगर आप पश्तून फैक्टर देखें, तो पिछले पिछले 15-20 साल में, खासतौर पे पोस्ट इमरान खान एरा में अगर आप देखें, तो पश्तून और उन इलाकों में जो जो जंगों से मुतासर हैं, उन इलाकों से क्रिकेटर्स निकल रहे हैं। ये उमर गुल उठा लें आप, उसके बाद शाहीन आफरीदी उठा लें, शाहिद आफरीदी उठा लें, ये उन इलाकों से बिलोंग करते हैं जो जंग से सबसे ज्यादा मुतासर रहे हैं अफगानिस्तान में। तो ये जो फिलॉसफी है, इसको हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमने जो है नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं बनाया। यही मेरा ख्याल है, जिन्होंने भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट टाइज को रोका, उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। इसी तरह कल्चरल वैल्यूज आप यहाँ से उठा लें या वहां से उठा लें, यहाँ से फनकार उधर जाते थे, उधर के फनकार इधर आते थे। इसको अगर आप एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये चीजें शिद्दत पसंदी में कमी लाती हैं, ये चीजें दहशतगर्दी के वाकयात को कम करती हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज होती है। आप देखें कि क्रिकेट के बारे में तालिबान का नुक्ता नजर बड़ा मुख्तलिफ हुआ करता था, लेकिन लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जब चीज चली जाती है तो उससे उससे फिर हटना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली, मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक चैनल से ये मैं समझता हूँ, इस तमाम टेंशन के बावजूद मेरे लिए एक रे ऑफ होप जो है वो ये नजर आती है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई है, कम हुई है, सफारतकार कम हुए, लेकिन आज भी अगर आपको वो वीजा देना चाहें, वीजा मिल जाता है। उनको अगर वीजा देना चाहे, तो वो जो एक जमाने में हमने देखा था कि एक वक्त ऐसा आया था कि जब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ही खत्म हो गए थे, उसके बाद हमें आज भी एक रे ऑफ होप नजर आती है उसके अंदर। सिर्फ ये कि शायद जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकली हम देखें तो हमें स्टेट्समैन नजर नहीं आते, जो तमाम तर आप देखें कि कितने बड़े बड़े वाकयात हुए लेकिन मुकालमे पर खत्म हुए, चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे बम्बई हो, इवन पोस्ट कारगिल आप वो देखें, तो आपकी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते, क्योंकि बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। और मेरा ख्याल है यही एक तरीका है दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों को जोड़ने का, अपने अपने मसाइल के साथ रहकर चीज़ों को रिजॉल्व करने का। और इसमें इसमें मेरा ख्याल है कि यहाँ भी अगर हम देखें, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स उठा लें, वेदर इट्स नवाज शरीफ, वेदर इट्स लेट बेनजीर भुट्टो, और इवन आसिफ अली जरदारी या इवन इमरान खान, आप देखें कि उनके उनके नैरेटिव में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आपको नहीं नजर आएगा। ये जरूर है कि अपनी पोजीशन पे रहते हुए वो आज भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। मेरा ख्याल है कि इवन अगर अगर इंडिया दहशतगर्दी पे बात करना चाहता है तो बात करे, दहशतगर्दी पे बात होनी चाहिए, पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा मुतासर है उससे। पाकिस्तान अगर कश्मीर पे बात करना चाहे, इंडिया का एक मौकफ है कश्मीर पे, पाकिस्तान का दूसरा मौकफ है, लेकिन बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे ना। बिल्कुल ठीक। अगर हम बैठेंगे ही नहीं तो रास्ते कैसे निकलेंगे? आप अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहें, और खड़े रहने के नतीजे में लोगों के लिए जो मुश्किलात होती हैं, क्योंकि आम आदमी जितना इंडिया में परेशान है उतना पाकिस्तान में भी परेशान है। जो माशी मसाइल से वो दर्द दो चार है, उसी माशी मसाइल से हम भी दो चार हैं। जो इश्यूज उनके हैं, जो डोमेस्टिक इश्यूज उनके हैं, वो शायद उसी तरह के डोमेस्टिक इश्यूज हमारे भी हैं। जो एजुकेशन का प्रॉब्लम उधर है वही हम हमारा शायद उससे ज्यादा हो।
जो हेल्थ केयर सेक्टर उधर मुतासर है, वही हेल्थ केयर सेक्टर इधर मुतासर है। जहां गुर्बत है, जहां बेरोजगारी है, ये वो चीजें हैं जिससे हम लड़ ही नहीं रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। बजाय इसके कि इन चीजों से लड़ें और इन मसाइल से, जिससे आम आदमी में खुशहाली आए, जिंदगी में खुशी आए, चेहरों पे मुस्कुराहटें आई, उनसे हम बाहरी उस तरफ हम जा ही नहीं रहे। और मैं अपने खोल में बंद हूँ, दूसरा अपने खोल में बंद है, और हम डिस्प्यूट कहते हैं लेकिन डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। हम दुनिया भर में जाके की दावे करते हैं, लेकिन आपस में गुफ्तगू, तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू से ही रास्ते निकलेंगे, जंग से रास्ते नहीं निकलते। जंग सिर्फ तबाही लाती है। मदर मैं साहब। समझता हूँ कि मैं देख रहा था, अ, कैफी आजमी को सुन रहा था, अली सरदार जाफरी को सुन रहा था, आप मजाज को सुने, आप मौलाना हसरत मोहानी की हिस्ट्री उठा लें, यहाँ आप गफ्फार खान की हिस्ट्री उठा लें, वली खान की उठा लें, ये सारे लोग पीस एक्टिविस्ट थे, और इसीलिए इसीलिए ये बड़े लोग थे इसमें। तो मैं तो समझता हूँ कि खास तौर पे दोनों तरफ यूथ जो है वो मेजॉरिटी में है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अगर यूथ मेजॉरिटी में है तो यूथ की ब्रेन वॉशिंग कितनी डेंजरस हो सकती है। मेरा ख्याल है यूथ को हमें पीस की तरफ लाना पड़ेगा, यूथ को हमें पीस एक्टिविस्ट बनाना पड़ेगा उसमें। और अपने अपनी पोजीशन पे भले रहें, लेकिन गुफ्तगू तो करें, गुफ्तगू से राहें तो निकालें, मदर साहब। मदर साहब। तरीके तो निकालें। मदर साहब, सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इसमें ये बताइए कि इसमें जो मीडिया है दोनों साइड का, ये जो बात वॉर एंड पीस और एक एनवायरनमेंट डायलॉग का क्रिएट करने की, आपका चूंकि मीडिया से ताल्लुक है तो हम ये जानना चाहेंगे कि मीडिया के रोल को आप कैसे देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखिए, इंडिया में भी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बात की। मैं तो यहाँ मैंने लिखा भी था इस पे, और ये मैं दोनों मुल्कों ही के लिए कह सकता हूँ कि एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन जो खत्म हुआ है उसका बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि देखें, एडिटर जो था वो एक फाइनल गो देता था। एडिटर आपको रोक सकता था, उसके पास एक अथॉरिटी होती थी, उसमें ना मालकान का, क्योंकि जो आज भी किसी हद तक हमें डॉन में, अपनी कह सकता हूँ कि डॉन में हमें ये नजर आता है कि डॉन में मैनेजमेंट जो है वो एडिटोरियल पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करती, एडिटर पोजीशन लेता है। एडिटर चेक एंड बैलेंस की वाहिद दीवार होती है। एडिटर जो है, अगर अगर खड़ा हो, फर्ज करें आप प्रिंट मीडिया ले लें, प्रिंट मीडिया तो मेरे ख्याल है दोनों मुल्कों में फिर भी कई बहुत रिस्पॉन्सिबल नजर आता है। जो प्रॉब्लम हमें आई वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई, और वो इस वजह से आई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैरा ट्रूपर्स आ गए, जिनका कोई एक पस मंजर उस तरीके का मीडिया कम्युनिकेशन का, मैस कॉम का उस तरह का नहीं था। अच्छा, रैंडमली जब आए तो वो बहुत वल्नरेबल हो गए, और एक ग्लैमराइजेशन आ गई मीडिया में। जो ग्लैमर आई तो वो मैं ये समझने लगा कि मैं तो यार बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, और उस पॉपुलैरिटी में मैं जर्नलिज्म भूल गया, मैं प्रोफेशनलिज्म को मैंने नजरअंदाज कर दिया, मैं रेटिंग की दौड़ में चला गया, मैं सब्सक्राइबर्स बनाने चला गया। और मुझे ये नजर आने लगा कि यार मैं अगर मेरी रेटिंग आएगी तो मेरे रेट्स बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, तो मेरा जो जहन है वो प्रोफेशनलिज्म की जगह मार्केटिंग की तरफ चला गया। और ये मुझे जो मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, माँ सिवाय उन लोगों के जिनको मैं माजी में जानता था और आज भी जानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। मैं आज भी करण थापड़ को बहुत सुनता हूँ, मैं आज भी शेखर गुप्ता को बहुत सुनता हूँ, उनसे एग्री करूँ या डिसएग्री करूँ, लेकिन मुझे नजर आता है कि वो एक जो भी बात कर रहे हैं वो एक जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, उनसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज आपको कभी भी खराब नजर नहीं आएगी उनके अंदर। जो एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से, मां सबाय, आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद बरखा, क्योंकि माजी में वो खुद यही पोजीशन लिया करती थी, और भी कुछ जर्नलिस्ट हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखें कि हिंदू के एडिटर को देखें, ये अपोलोजाइज, उन्होंने अगर कोई वो किया है तो ये अपोलोजाइज कि मुझे नहीं करना चाहिए था रीट्वीट उस पर। तो एडिटर का होना एक बड़ी शील्ड होता है। एडिटर विनोद मेहता को मैं जानता था, मैं, और मेरे अपने जो फर्स्ट कजन है सईद नकवी, वो कई इंडियन न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स रहे हैं। उनको, उनकी किताबें आप पढ़ लें,
बीइंग द अदर या द मुस्लिम वैनिशेस वगैरह। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ भी ये क्राइसिस है कि एडिटर का इदारा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इस पूरे क्राइसिस में वो एक खास सेगमेंट ऑफ इंडियन मीडिया, और कुछ शायद हमारे यहाँ भी हो, लेकिन एक उसमें मुझे नारेबाजी ज्यादा नजर आई, मुझे सब्सटेंस कम नजर आया, और फैक्ट्स चेकिंग नजर नहीं आई। क्या फैक्ट तो चेक कर लें, किसी को कॉल कर लें, अपने पाकिस्तानी कुलीग को कॉल कर रहे हैं कि कराची पे अटैक हुआ है या नहीं हुआ, कराची की क्या सूरत हाल है, लाहौर की क्या सूरत हाल है। उसमें मुझे अगर दिल्ली का पता चलेगा तो मैं कोशिश करूंगा दिल्ली में किसी से कांटेक्ट करके, यार ये खबर सही है या नहीं है उसमें। तो आप फैक्ट्स चेक जो है वो मुझे मिसिंग नजर आया सम ऑफ द इंडियन चैनल, खासतौर पे हिंदी चैनल्स में बहुत ज्यादा मुझे नजर आया कि वहां नारेबाजी मुझे बहुत ज्यादा नजर आई, और बात सिचुएशन में जबान का जो इस्तेमाल है वो बड़ा अफसोसनाक है। मुझे याद है कि जब हम सैफमा बनी थी, तो मैं सैफमा का बहुत एक्टिव वो तो नहीं था, लेकिन मैं सैफमा की कॉन्फ्रेंसेज में गया हूँ, इंडिया भी गया हूँ, और पाकिस्तान में भी सैफमा की कॉन्फ्रेंस। तो मेरा सारा स्ट्रेस ये होता था कि इंडियन और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि दोनों जगहों पे जंग के मामले में और एक दूसरे के मामले में कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कौन हम किस तरह एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, क्या हम एक दूसरे को राइवल के तौर पे एड्रेस करते हैं, हॉस्टाइल नेबर के तौर पे एड्रेस करते हैं, तो हम किस तरह। तो मेरा ख्याल है प्रोफेशनलिज्म जो है वो उसको शिकस्त हुई है, जर्नलिज्म को शिकस्त हुई है, और उसी को रिवाइव करने की जरूरत है, और इसी वजह से एडिटर के इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करने की जरूरत है कि अच्छे गुड एडिटर विद कंप्लीट अथॉरिटी उनके पास हो, और ताकि वो अल्टीमेटली द एडिटर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एडिटर खुद जिम्मेदारी लेता है जब कोई गलत चीज होती है। तो मेरा ख्याल है वो चीज मिसिंग नजर आई मुझे। ठीक। अच्छा मदर साहब, मेरी तरफ से आखिरी सवाल एक इतना सा कि ये जो हम फैक्ट चेक करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? मतलब हम क्या और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? एक तो आपने बात की ना कि ठीक है, कॉल करें किसी पर्सनल जो भी आपका ताल्लुक है वहां पे पूछ सकते हैं, ये तो हम करते ही हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? उनकी जो रिपोर्टिंग है वो देखिए हाँ, देखिए वेस्टर्न मीडिया जब जब वक्त आता है ना तो एक्सपोज होता है। आप देखें कि गाजा में एक्सपोज हुआ वेस्टर्न मीडिया, और बुरी तरह एक्सपोज हुआ। मुझे तो आज भी मैं हैरान हूं कि किस तरह आप सद्दाम हुसैन की फांसी को लाइव दिखा सकते हैं। इससे इससे बड़ा जो अनएथिकल चीज क्या हो सकती है? आप किसी से लाख इख्तलाफ करें, आप अंदाजा तो करें, आप करोड़ों अरबों लोगों को, एक शख्स जो चाहे वो इराक का सदर रहा हो, जालिम आदमी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसकी फांसी को आप लाइव नहीं दिखा सकते। ये बेसिक जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के खिलाफ है इस तरीके से। इसी तरह जैसे हम लाशों को उस तरह नहीं दिखा सकते, हम खून उस तरह नहीं दिखा सकते। मेरा ख्याल है कि कुछ तो मुझे आज भी, जैसे अल्टीमेटली देखें आप, जो स्टोरी यहाँ बहुत ज्यादा कोट हुई सीएनएन की, वो यही कि तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर उस पर पहुंच गए थे, और ये सीएनएन की उसमें मुझे आज भी सबसे क्रेडिबल फिर भी बीबीसी लगता है कि उसमें फिर भी आप एक तो आप देखें कि उनके एंकर्स अगर आप देखें, और वो सीएनएन कि उनकी जो वॉइस है वो कभी भी लाउड आपको नजर नहीं आएगी, चीखो पुकार नजर नहीं आएगी उसके अंदर, एक प्रोफेशनल अंदाज नजर आएगा उनका उसके उसमें। तो मैं समझता हूँ कि जो गाजा में यकीनन आज भी हम ये सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी यहाँ मुझे पता है हमारे बहुत से दोस्त हैं जो लिखते थे फॉरेन मीडिया के लिए, जब उनसे ये कहा गया कि आप देखिए फलस्तीन किसी फलस्तीनी को इस तरीके से ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, गाजा का वर्ड अवॉइड करें, तो उसने कहा फिर बेहतर है कि मैं ना लिखूं आपके लिए। तो उन्होंने उन्होंने फिर एक्सक्यूज कर लिया, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा कि फिर बेहतर ये है कि अगर आप मुझे पाबंद कर रहे हैं कि मैं ये इस तरह लिखूं तो मैं उस तरह नहीं लिख सकता। तो ये जो मुझे वेस्टर्न मीडिया का जो डबल स्टैंडर्ड नजर आया खासतौर पे गाजा में, इसने वेस्टर्न मीडिया की जो उस फिलॉसफी को
जिसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसे हम एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कहते हैं, जिसको हमने माजी में बहुत फॉलो भी किया है, वो मुझे गाजा में एक्सपोज होती हुई नजर आई बहुत सीरियसली उसमें। ठीक। और वो हमारे लिए भी सबक है उसमें, ठीक। कि हमें देखना चाहिए। क्योंकि जर्नलिज्म, एज ए जर्नलिस्ट, जब आप जर्नल, मेरा कोई भी पॉलिटिकल आउटलुक हो सकता है, मेरी हम्म। भी कोई भी पॉलिटिकल, इवन माजी में कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी किसी जमात से हो सकती है, लेकिन जब मैं जर्नलिस्ट, और मैंने 40-45 साल में यही फॉलो किया है, मेरी हर सियासी जमात से दोस्ती है, हर सियासी उससे दोस्ती है, कि जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं होती, जर्नलिज्म फैक्ट्स का नाम होती है, और फैक्ट्स पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन मेरा ख्याल है ओपन करते हैं सबके लिए। दोस्त इंतजार भी कर रहे हैं, सुबोक साहब बड़ी देर से, और साजिद गौरी साहब। साजिद साहब से पहले लेते हैं। जी साजिद साहब। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आज आपने रोल मॉडल जर्नलिस्ट को ले आए हैं। इनकी बातें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने सर बदर साहब से ये पूछना है सर, इंडिया पाकिस्तान की ये जो अजली लड़ाई है, इसमें कम्युनल प्रॉब्लम सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। हमने इसको मजहब की लड़ाई बनाया हुआ है। ये मजहब की लड़ाई काम करने के लिए हुकूमती सतह पे नहीं, अवाम की सतह पे हम अवाम लोग क्या काम करें कि इसको मजहबी लड़ाई से कम करके इसको कोई बेहतर, इस नाट को कोई तो खोलेगा ताकि इस खित्ते में कुछ बेहतरी आ सके, कि मजहबी आपने कम्युनल प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कैसे काम करनी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बात की, और हम तो अपनी यहाँ ये बात गुफ्तगू करते रहते हैं कि देखिए, अगर हम देखें कि इतने सालों में पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ी है कि कम हुई है। और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने ये सवाल जो है स्टेट डिपार्टमेंट में किया था। जो एक ब्रीफिंग थी, और मैंने उनसे ये सवाल किया था, क्योंकि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डेलीगेशन के साथ गए थे। नॉर्मली जाहिर है उधर वो सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तो मैंने उनसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था कि आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए 9/11 के बाद वॉर अगेंस्ट टेरर में। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि क्या एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म कम हुआ है कि बढ़ा है? और अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने के बाद भी टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म दुनिया में बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतना पैसा अगर किसी और जगह पे खर्च किया जाता, तो शायद टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाता। अगर उन्हीं ममालिक के माशी मसाइल के लिए पैसे दिए जाते, तो शायद हम इस सिचुएशन से ही बाहर आ जाते। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें अपनियां देखना चाहिए और इंडिया को अपनियां देखना चाहिए, कि एक्सट्रीमिज्म जो है बुनियादी तौर पे एंटी पीपल होता है। इसलिए कि आप अगर किसी इंतहा पर पहुंच जाए, और मैं सिर्फ रिलीजियस इंतहा की बात नहीं कर रहा, इवन नॉन रिलीजियस उसमें भी, अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, तो आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएंगे। तो आप दूसरे का आर्गुमेंट सुनने को तैयार ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपना एक जहन बना लिया होगा। तो मेरा ख्याल है जहन का खुला रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम अपनी सतह पे, चाहे वो सिविल सोसाइटी की सतह पर हो, इवन पॉलिटिकल पार्टी से ये डिस्कशन करना चाहिए कि आप ओपन करें अपने आप को। आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ओपन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिस्कशंस नहीं होते। आप देख लें ना, अपनियां देख लें। अब कोई एक सियासी जमात बता दे कि जिसकी जनरल काउंसिल में डिबेट होती हो, कोई एक सियासी जमात बता दे पाकिस्तान की उसमें। तो हमने जब अपनी स्टडी सर्कल्स खत्म कर दिए, हमने इवन आप सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में आप सवाल करते हुए और दूसरा जवाब देते हुए घबराता है ऐसे ही कि है। यार मैं अगर जवाब दे दूंगा तो दूसरा पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगा। तो इस चीज को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दोनों तरफ के अवाम के दरमियान डायलॉग हो, दोनों बैठ के गुफ्तगू करें, एक दूसरे के नुक्ते नज़र को सुने और सलूशन की तरफ देखें कि सलूशन क्या हो सकता है और सलूशन कैसे निकाला जा सकता है। जाहिर है आप और मैं कोई सियासी जमात तो है नहीं, सलूशन तो हुकूमतें निकालती हैं, लेकिन प्रेशर अवाम बिल्ड करते हैं। और अगर अवाम में ये प्रेशर बिल्ड होता है कि भाई बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें, बातचीत के जरिए आगे बढ़े, एक मरतबा गुफ्तगू करें, दो मरतबा गुफ्तगू करें। जब आप गुफ्तगू का आगाज करेंगे तो रास्ते निकलते हैं, जब गुफ्तगू ही नहीं होगी तो रास्ते कैसे निकलेंगे? तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है अगर गुफ्तगू और एक दूसरे का एक्सचेंज होगा, और जिस तरह मैंने कहा, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट के दीवाने हैं,
इसलिए क्रिकेट टाइज जो है वो बहुत ही जो है इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने में, और टेंशन्स को डिफ्यूज करने में, और एक दूसरे को करीब लाने में। बहुत शुक्रिया जी। सबूक साहब, आपके दोस्त बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं हाँ, शुरू करने। नहीं सर, मदर साहब हमारे उस्ताद हैं, दोस्त नहीं हैं। लेकिन सर, जो बात मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, एक तो आपने जर्नलिज्म के हवाले से बात की, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मुहावरा था कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, इसमें जर्नलिज्म भी शामिल कर लें कि जंग मोहब्बत और जर्नलिज्म में अब सब कुछ जायज़ होता है जो भी आप करें और जिस तरह करें। तो सर, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे बोन ऑफ कॉन्टेंशंस हैं, यानी टेररिज्म है, सिंध तासपानी का इशू है और कश्मीर का इशू है। अब इशू ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी, मुझे तो लगता है कि ये जो पुलवामा और पहलगाम और उड़ी सेक्टर के जो वाकयात हैं, ये शायद हादसों को हम जंगों में कन्वर्ट करने के बहाने के तौर पे तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बैकग्राउंड में जो असल इश्यूज हैं वो वहाँ पर ही खड़े हैं। और आप कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उन पर बात ही नहीं हो रही, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिर सिंध ताज का एग्रीमेंट है, उसमें वर्ल्ड बैंक खड़ा हुआ है, आप उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, आप एग्रीमेंट क्या चाहते हैं कि कैंसिल किया जाए। टेररिज्म की जब बात आती है तो आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर से भी, क्यों जाफराबाद या बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं और वहाँ पर उड़ी का, पहलगाम, पुलवामा या मुंबई अटैक्स हैं जितने भी हैं, तो फौरी तौर पर वहाँ पे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। आप खुद इंडिया जाते रहे, आपकी फैमिली भी है, मेरी फैमिली भी आधी से ज़्यादा इंडिया में ही बैठी हुई है, और हम लोग ये चाहते भी हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हों, क्योंकि सबसे पहले शायद बेनिफिशरी भी हम होंगे। कम से कम मैं अपने दादा की कब्र पे दुआ करने जा सकूंगा, अपने चचा और फूफियों से मिलने जा सकूंगा। तो लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको लगता है कि इतने हसास मौज़ूआत हैं जिन पर इतने अरसे से डिलिब्रेशन हो रही हैं, कंसिडरेशन हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं चल रहा। मुशर्रफ साहब के दौर में आपको याद है 2005 में उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं कश्मीर के इशू को हल करने के लिए, लेकिन वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मुशर्रफ साहब का फार्मूला पसंद नहीं आया और ये सारे प्रॉब्लम हुए। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जिस मुकालमे की और जिस डायलाग की आप बात कर रहे हैं, पीपल टू पीपल डायलाग तो हो रहा है। अभी यहाँ ग्रुप के अंदर भी बहुत से लोगों ने बात की कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हमारी दोस्तियां, हम खाना इकट्ठे खाते हैं, गपशप इकट्ठे लगाते हैं, लेकिन रियासती सतह पर ये जो इश्यूज हैं वो हैं और बड़े जेन्युइन हैं। देखिए सुबह के एक तो जो मुझे मसला लगता है और साला साल से लगता है, वो ये लगता है कि एतमाद नहीं है एक दूसरे पर। यानी एक दूसरे, मैं अगर गुफ्तगू कर रहा हूँगा, यानी मैं अगर पाकिस्तान के रूलर के तौर पे बात कर रहा हूँगा, तो इंडियन रूलर्स उसको सस्पेक्ट की निगाह से देखेंगे। इंडिया के रूलर्स बात कर रहे होंगे तो हम उसे सस्पेक्ट की निगाह से देखेंगे। तो हम उसी उससे जब तक उस जहन से बाहर नहीं आएंगे कि, और जाहिर है वक्त प्रूफ करता है कि जो आपने आपने वादा किया था वो आपने पूरा किया है नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे पहली जरूरत तो ये कि एतमाद सादी बहाल हो, कि एक दूसरे पर एतमाद, और एतमाद सादी बहाल कब होती है? जब मुझे एक दूसरे की नीयत पर शुबा ना हो, मुझे ये शक ना हो कि नहीं ये इस वजह से शायद कर रहा होगा या इस वजह से कर रहा होगा। तो उसके लिए मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो एतमाद बहाल नहीं होगा उसमें, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जितना आगे, जो मुझे टर्निंग पॉइंट लगता था, मेरा ख्याल है वो 98 लगता था, जब वाजपेयी साहब इधर आए थे। और देखिए वाजपेयी साहब बीजेपी के लीडर थे, लेकिन वो आए और फिर मीनार पाकिस्तान पर भी गए। वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। और और आप देखें कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया की, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इवन जब कारगिल हुआ था तो पाकिस्तानी मीडिया में बहुत से क्रिटिकल रिव्यूज आए थे। अगर आप उस वक्त की तहरीरें देखें उस वक्त, तो बहुत से लोगों ने इस पर सवालात उठाए थे उसमें। और इसी तरह जब मुशर्रफ साहब आगरा गए उसमें, तो बहुत से यहाँ भी ये सवाल उठे कि आगरा जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था। दो तरीके से टर्निंग पॉइंट था। एक तो ये कि जाहिर है कारगिल के बाद एक बड़ी समिट होने हुई थी उसके अंदर, और चूंकि क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान थे, और वाजपेयी साहब एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभर कर सामने आए थे। लेकिन हमें जाहिर है इधर जो था कि इधर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी,
वो मुशर्रफ के हक में नहीं थी किसी भी तरीके से, और उसकी वजूहात हैं, उसकी सियासी वजूहात हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं था। वहाँ वाजपेयी साहब जाहिर है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सपोर्ट हासिल थी। लेकिन अगर आप उस वक्त के वहाँ की तहरीरें देखें तो वाजपेयी साहब को विद इन बीजेपी एक ऑपोजिशन का सामना था उसमें, चाहे वो एल के अडवाणी की शक्ल में हो, ये हो। तो बीजेपी के जो हॉकिश थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हल्के जो है मुशर्रफ साहब के आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन को नहीं वो कर रहे थे। बहुत आगे सूरत हाल बढ़ती अगर अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता उसमें। जो 6 पॉइंट्स जो खुर्शीद कसूरी साहब ने अपनी किताब में लिखे भी हैं, और उनका अब भी मौक़िफ़ है कि अगर कोई बामाने मुज़ाकरात शुरू हुए तो गालिबन उन्हीं 6 पॉइंट्स होंगे, होते नहीं होते वो एक अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये कि अगर बातचीत शुरू हो तो एतमाद एक दूसरे पे करना पड़ेगा। मुश्किल है, लेकिन हमें आजमाना पड़ेगा एक दूसरे को। उसमें एक चीज पर तो हम दोनों एग्री अगर कर जाते हैं कि जी कुछ भी हो जाए हमने जंग नहीं करनी है, इस पर इससे इससे इब्तिदा करें आप। फिर हमें अपने तई हर सूरत में, और हमने नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया था, सबको तुम्हें याद हो, उस पूरे को नेशनल एक्शन प्लान, अगर सही मानों में नेशनल एक्शन प्लान पर पाकिस्तान में अमल हो तो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी काफी हद तक कम हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि पॉजिटिव साइन ये कि पाकिस्तान में वोट के जरिए वोट कभी इंतहा पसंदी को नहीं पड़ा उसमें। और यही हम ही इसी चीज को आगे लेके बढ़ सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तो इलेक्शंस रेगुलर हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और इसी तरीके से इंडियन वोटर्स के लिए बहुत सोचने का वो है कि हमने जाहिर है कांग्रेस वीक हो गई, इंदिरा गांधी की एसेसिनेशन, फिर राजीव गांधी की एसेसिनेशन के बाद कांग्रेस वहाँ सबसे बड़ी जो जमात थी वो एक क्राइसिस में है। तो इंडिया में भी पॉलिटिकली जो है इंटरनल बहुत इश्यूज हैं, लेकिन एक दूसरे पर एतमाद करके हम बढ़े तो हम आगे। और जो मुझे लगता ये है कि पिछले 20 सालों में मैं कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसको हम अपने इंटरनली भी डिस्कस कर सकते हैं इंडिया में भी, कि मुझे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बात की थी कि स्टेट्समैन मुझे नजर नहीं आते, इसीलिए इंडियन और पाकिस्तानी लीडरशिप हॉस्टेज हो जाती है मीडिया का। मीडिया उनको हॉस्टेज बना लेता है, वो मीडिया के नैरेटिव पे चलना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो मीडिया को अपने नैरेटिव पर चलाएं, वो मीडिया के नैरेटिव पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें इन चीजों से। और जाहिर है डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया, ये याद रखें कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एक मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। जो प्रॉब्लम है वो ये कि अगर मेरे हाथ में मोबाइल फोन है तो मैं उस फैक्ट्स को जिस तरह देख रहा हूं उस तरह एक आम आदमी नहीं देख सकता। तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो तो बहुत है, लेकिन उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है और डिस इन्फॉर्मेशन कितनी है, वो बहुत क्रिटिकल होता है। देखिए ना, अब आपने फर्ज करें आपने ये कह दिया कराची पर अटैक हो गया, तो वहां तो करोड़ों लोग इस पर यकीन कर लेंगे कि कराची पे अटैक हो गया, तो कहेंगे, वो मुझसे सवाल करेंगे कि जी आप क्या कह रहे हैं, ये तो आपका मीडिया कह रहा है। तो ये जो चीज है ये एक एक हमें डेंजरस टेरेन में ले जाती है कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है उसको काउंटर आप सिर्फ मोर इन्फॉर्मेशन से कर सकते हैं, फैक्ट से कर सकते हैं, फैक्ट चेक से कर सकते हैं इसको। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, ये कोई आसान चैलेंज नहीं है फॉर द मीडिया। और चूंकि हमारा एक जनरली, अगर मेरा ख्याल है हमारे बहुत से दोस्तों ने अगर वो किताब नहीं पढ़ी, वो रिसर्च नहीं पढ़ी, तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो फारूक सुलेरिया की है कि मीडिया इंपीरियलिज्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसको अगर आप देखें कि दोनों जगह जो मार्केट है उसने किस तरह कैप्चर किया है। और अब जो जर्नलिस्ट जो है वो मार्केट मैनेजर्स बन गए हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इतने लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं लोग उसमें। तो जाहिर है वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, जिस तरह एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहता कि चीज़ें नॉर्मल हो, उस तरह ऐसा मीडिया भी नहीं चाहेगा कि सिचुएशन नॉर्मल हो जिसकी पूरी रोजी ही उससे बंधी हुई है
कि वो नेगेटिविटी फैलाए, वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, ताकि उसको लाखों डॉलर्स मिले। बिल्कुल ठीक मदर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल और भी हैं, उनसे लेते हैं। डॉक्टर हाशिम फारूक जी। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर हाशिम नहीं है तो किंजा बेटा आप हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। हाँ जी सर, मैं अवेलेबल हो गया। अच्छा सर, बस इसमें मेरा सवाल मेरे तौर पे तो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान को किसी भी इशू के ऊपर डायरेक्ट मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। उसका वो शिमला जो हमारा एग्रीमेंट है 1972 का, वो भी यही कहता है कि किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन की जरूरत नहीं है, जैसे मसला कश्मीर है। एक तो ये, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के हवाले से जो दहशतगर्दी के मामला है, इंतहा पसंदी के मामला है, ये जाहिर बात है माजी में इनके ऊपर हमारी सरपरस्ती भी हासिल रही रियासत की या रियासती इदारों की। तो उससे निपटने के लिए हमारा एकेडमिया क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, एक तो हमें बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की। जाहिर है ये डायरेक्ट टॉक्स करें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप अपना कश्मीर का मौक़िफ़ सामने रखें, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखे, इंडिया अपना मौक़िफ़ रखे। अब जो प्रॉब्लम आती है, जिस तरह अभी सुबह के सवाल के जवाब में मैं कह रहा था कि आप अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, मैं अपने मौक़िफ़ पे। अब वो कौन सा फॉर्मूला होगा कि जिस पर हम एग्री कर जाएंगे? एग्री भी कर जाएं तो आपकी तरफ, इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से ये होगा कि भाई इसकी गारंटी कौन लेगा? तो या तो मुझे एक दूसरे पर एतमाद हो कि मैं कहूंगा कि नहीं, ये साइंड एग्रीमेंट है और हम इसको ऑनर करेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो यही हो सकती है। अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान डायलॉग करें, या जिस इशू पर जिन लोगों के लिए हम डायलॉग कर रहे हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम जिसके बारे में फैसला कर रहे हैं, जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका इनपुट भी तो जरूरी होगा कि वो क्या समझ रहे हैं, चाहे वो इधर के कश्मीरी हों या उधर के कश्मीरी हों। तो आप डायलॉग करें, डायरेक्ट डायलॉग से अच्छी तो कोई गुफ्तगू ही नहीं हो, बात ही नहीं हो सकती। लेकिन और मेरा ख्याल है शिमला के बाद मैंने तो कहा था कि उसी वक्त अगर ये चीज, अगला राउंड भुट्टो और इंदिरा गांधी का दोबारा हो जाता, तो और कश्मीर स्पेसिफिक डायलॉग हो जाते, तो वो उस वक्त की जो लीडरशिप के विजन थे उसके मुताबिक तो ये चीजें कहीं ना कहीं सेटल हो जाती किसी तरीके से। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, 11 साल मार्शल लॉ लगा, इंडिया में इमरजेंसी आ गई, इंडिया में इंदिरा गांधी भी कमजोर पड़ गई, यहाँ एक नई पॉलिटिकल जो है वो हो गई। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें हुई, कुछ ब्रेक थ्रूज हमें नजर आए। उसके बाद चाहे वो हम उससे पहले बेनजीर भुट्टो के दौर, जब राजीव गांधी ने पाकिस्तान का दौरा किया था, डायलॉग्स तो सबसे बेहतर यही होता है कि आपस में हो, लेकिन आपस में एतमाद साजी सबसे पहले है, क्योंकि एतमाद ही नहीं होगा मैं तो डायलॉग कैसे करूंगा? तो पहले तो आप डायलॉग करें और उसमें कहें कि हाँ, मुझे आपकी बात पे ट्रस्ट है, चाहे मैं उससे एग्री करूं या नहीं करूं, और एक नतीजे पर पहुंच जाए। आप चाहे 4 दिन बात करें, एक हफ्ता कंटिन्यूस बात करें, बीच में गैप दे के दोबारा गुफ्तगू करें, एक कश्मीर स्पेसिफिक कर लें, टेररिज्म स्पेसिफिक कर लें, जो भी कर लें, लेकिन दायरा ये तय कर लें कि हमने गुफ्तगू करके किसी नतीजे पर पहुंचना है और उस नतीजे को ऑनर करना है। या दोनों ही एग्री कर लें कि यार चलें हम एक एग्री करते हैं और एक थर्ड पार्टी गारंटर हो जाए, जिसपे आपको भी एतमाद हो, जिसपे मुझे भी एतमाद हो। उसमें दोनों फॉर्मूले पे बात हो सकती है। बात तो करें। जब बात ही की इब्तिदा नहीं करेंगे और मैं अपना मौक़िफ़ बयान करता रहूंगा, दूसरा अपना मौक़िफ़ बयान करता रहेगा, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू का आगाज होना चाहिए, मोडालिटीज उस गुफ्तगू के नतीजे में निकल सकती हैं। बिल्कुल ठीक जी। किंजा अस्सलाम वालेकुम सर, किंदा सलामत। मैं पीस बिल्डर और कुछ डिजिटल राइट्स में मैंने काम किया है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह की वॉर सिचुएशन होती है तो हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या करती है। तो वैसे तो इंटरनेशनली पीस कीपिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं, जैसे यूएन पीस कीपिंग है, वो काम करते हैं। हमने देखा कि गजा के केस में दे फेल्ड बैडली। जिस तरह आपने कहा कि मीडिया बहुत बुरे तरीके से वहां पे एक्सपोज हुआ, इसी तरह से पीस कीपिंग उसमें भी वो फेल हुए। मुझे इस पे आपका इंस्टेंस चाहिए कि
हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें अगर हम देखें तो हमें हमारे अपना कोई लोकल जो है ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें हम बात कर सकें या इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। अगेन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने इस चीज़ को रोका। इनिशियली जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि आप अपने मामला खुद सॉर्ट कर लें, और उसके बाद एकदम जो है उनका जब थर्ड डे पर मामला हुए तो दे इंटरवीन। तो हम आप किस तरह देखते हैं कि इन कमिंग डेज विल बी एबल टू क्रिएट लोकल मैकेनिज्म्स जो इन दो कंट्रीज के होंगे? डायलॉग इज वन वे, लेकिन मैकेनिज्म्स होने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एज ए पीस एक्टिविस्ट, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा आई एम ऑल फॉर पीस। मैं कभी भी वॉर की हिमायत नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। मैंने हमेशा अमन के रास्ते से ही, क्योंकि मुझे पता है कि जंग सिर्फ तबाही लाती है। और सबसे पहला जो नुकसान होता है जंग में, जहाँ सच का नुकसान होता है, वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत होती हैं और लोगों की तबाही होती है, उनको रिलीफ नहीं मिलता। बहुत चीज़ें हो सकती होती हैं जंग में। हमने तो अगर हम सिर्फ उस हिरोशिमा नागासाकी का ही वो देख लें, वियतनाम देख लें, हम फ़लस्तीन देख लें, आज का हाल देख लें कि 50-60 हज़ार लोग जो है वो साल भर के अंदर जो है मार दिए गए। इराक देख लें, हमारे सामने है। सीरिया देख लें हम। मैंने कहा ना कि 9/11 के बाद हमने सिर्फ तबाही देखी है। मुल्क तबाह हो गए। पता नहीं सदियां लगेंगी उन मुल्कों को दोबारा खड़े होने में, चाहे वो सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो। ये सारे चैलेंज जो है वो पीस के लिए और पीस एक्टिविस्ट के लिए बड़े सवालात हैं। बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में दुनिया भर में एंटी वॉर कैंपेन चलानी चाहिए। हमने देखा कि 9/11 के बाद अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लाखों अफराद के मुजाहरे हुए। हमने बरतानिया में देखा और जगहों पे देखा। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बड़ी पीस रैलीज कभी भी नहीं हुई। हो जाएगा 4,000 5,000 लोग जमा हो जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी रैली कहलाती है अगर इतने लोग जमा हो जाए। तो या तो पीस एक्टिविस्ट जो है वो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, नहीं नाकाम हुए। दूसरा सबसे अच्छा जो तरीका होता है मेरे नुक्ते नजर से, वो ये होता है कि पीस एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज को तैयार करें कि आप पीस कॉन्फ्रेंस करें। आप लोग जो है विद इन द कंट्री जो है ये सिलसिला शुरू करें। जो पार्टीज पीस पर बिलीव करती हैं, जो पार्टीज जो है वो रोशन ख्याल लिबरल थॉट्स पे बिलीव करती हैं, का पाकिस्तान में तीनों आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, उनकी पॉलिटिक्स से आप एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन उनसे ये तो गुफ्तगू हो सकती है कि आप अपने फोरम्स इस्तेमाल करें पीस उसके लिए, क्योंकि पीस अल्टीमेटली आपको भी फायदा पहुंचेगा और आपके लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो आप लोगों, क्योंकि जंग तो लोगों के लिए सिर्फ तबाही लाती है। वो तो मेरा ख्याल है पीस एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी जहां अपने प्लेटफॉर्म्स यूज करें और जो है एक दूसरे से गुफ्तगू करें, वहां अपनी अपनी बड़ी सियासी जमातों को जहां उन्हें ये नजर आए कि ये वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये जो है एंटी पीस की तरफ जा रहे हैं, या ये एक्सट्रीमिज्म फैलाने की तरफ जा रहे हैं, तो जो अच्छे नोटेबल्स पीस एक्टिविस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, वो जाके उन पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करें कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक। आप क्यों नहीं पीस की तरफ आते, आप क्यों नहीं विद इन योर पार्टी जो है आप इस चीज को डिस्कस करते, डिबेट करते। तो मेरा ख्याल है उससे, क्योंकि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ही वो जो है अल्टीमेट जो डिसीजन है वो तो उन्होंने ही लेना है। जाहिर है एज ए पीस एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी में एक प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ, और हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, प्रेशर फॉर द पीस। और वी मस्ट आपस में भी हमें, चाहे हम जूम के जरिए, बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसमें गुफ्तगू करें कि हमारे यहाँ क्या पीस को चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ क्या पीस को चैलेंजेस हैं। और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया रिलेटेड ही क्यों हो, हम बांग्लादेश में देखें, आप देखें, मैं अवामी लीग से
और शेख हसीना वाजिद से जितना भी और बहुत शदीद मुझे इख्तलाफ था उनके, खासतौर पे आखिरी दौर से। लेकिन क्या पाबंदी सोल्यूशन है? मैं नहीं समझता कि जो है अवामी लीग पर पाबंदी जो है वो दुरुस्त फैसला है। तो पाबंदी आप हटाएं, आप उनको लोग उन पर ये दबाव डालें, और लोगों ने ही निकल के उनको आउस्ट किया था। तो साउथ एशिया में पीस की आप देखें, श्रीलंका की एग्जांपल, मैं गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से एक मंथ 2009 में फैक्ट फाइंडिंग। उस वक्त का श्रीलंका और आज के श्रीलंका में फर्क नजर आता है। वो टाइम था, मुझे याद है 2009 या 2010 में सिनालीज जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ बैठते थे और तामिल एक तरफ बैठते थे, और दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू तक नहीं किया करते थे। इसमें ये वो सिचुएशन डेवलप हो गई थी। पाकिस्तान इंडिया में फिर कभी भी वो सिचुएशन नहीं आई उसमें। हम फिर भी एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे ख्याल में इन फोरम्स को जरूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर जरूर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मधु साहब, इंडिया से पहला सवाल लेते हैं, डॉक्टर रीनू राणा जी। डॉक्टर साहब आप। जी सर। सर अब्बास सर, आपसे एक क्वेश्चन है। आपने सही पॉइंट आउट किया, जब आप आईआर में भी हम रियल स्कूल पढ़ते हैं, दे आल्सो डू द सेम थिंग, कि आपका जो इंटेंशंस होता है, लाइक आप उसको डाउट करते हैं हमेशा, तो उसकी वजह से मिसट्रस्ट बनता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसी स्टेट का क्या इंटेंशन है, उसको हम जज भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज अ मेजर चैलेंज फॉर एवरी कंट्री फॉर दैट मैटर, और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के मामले में तो लाइक हिस्ट्री है पूरा 70 साल का। तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने बहुत बोला कि हमें पीस लेकर आना चाहिए, बातचीत को कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट? आई मीन व्हेन वी लुक एट सार्क फॉर दैट मैटर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वी हैव सीन दैट since 2014 there has been no annual summit. So it is almost inactive, this organization, and that was primarily a South Asian organization. और उसके अलावा अगर हम इंडिया पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखें, वो एससीओ में है, लेकिन एससीओ में भी वो डायरेक्टली एंगेज नहीं करते हैं, बिकॉज देयर आर मेजर इश्यूज देयर। इट डील्स विद यूरोप, Central Asia, it deals with the entire, like including China is also, China and Russia are also members there at SCO. तो कहीं ना कहीं वो बातचीत का जो स्कोप है इंडिया और पाकिस्तान का, वो लिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ठीक है, बायलैटरली अभी इश्यूज हो रहे हैं, तो आपका मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में, स्पेशली रिगार्डिंग सार्क फॉर दैट मैटर? जी बिल्कुल, I agree with you. If I'm not mistaken, it was in 1994, I believe, or no, 92. Benazir Bhutto was leader of the opposition, और वो सबसे यूनिक फॉर्मूला था जो वाहिद एक मर्तबा हुआ था कि शी इनवाइटेड सार्क ऑपोजिशन लीडर्स। शी हरसेल्फ वाज इन ऑपोजिशन, और मुझे याद है कि इंडिया से वीपी सिंह आए थे और बेनजीर भुट्टो थी। आई ऑल्सो इंटरव्यूड वीपी सिंह एट दैट टाइम। वो चूंकि आप एज ए रूलर, आपकी जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज होता है, लेकिन सार्क के ऑपोजिशन लीडर्स का इकट्ठा होना, वो बड़ा वे फॉरवर्ड था। अगर वो चीज आगे बढ़ती तो और अच्छा होता कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही कांटेक्ट ना हो, ऑपोजिशन टू ऑपोजिशन भी कांटेक्ट होना चाहिए। तो ऑपोजिशन, और अगर सार्क बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बन सकता था, लेकिन हुआ यही कि सार्क में हम साउथ एशिया को डिस्कस करने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में उलझ के रह जाते थे। हम जो सार्क का बेसिक, अगर आप देखें कि बेसिक फॉर एजेंडा था, वो तो पॉवर्टी था, कि पॉवर्टी के खिलाफ किस तरह हम मिलकर वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सार्क का रिवाइवल बहुत जरूरी है, और सार्क के रिवाइवल का तरीका यही है कि इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि सार्क विल नॉट बी इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिक, क्योंकि श्रीलंका के इश्यूज हैं, भूटान के इश्यूज हैं, बांग्लादेश के इश्यूज हैं, और अगर हम सार्क में पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और इकोनॉमिक, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरफ अगर सार्क के हेड ऑफ द स्टेट्स जाएं, तो मेरा ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होंगे, और क्योंकि म्यूचुअल प्रॉब्लम्स हैं दोनों तरफ, और उसी में आप फिर पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल वे आउट भी निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि सार्क को बिल्कुल दोबारा, और इवन जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने
मेरा ख्याल है सैफमा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल साइड पे चली गई। अगर वो जर्नलिस्टिक साइड पे ही रहती सैफमा, तो वो बहुत इफेक्टिव बॉडी बन सकती थी। उसमें हम गैर जरूरी तौर पे जो सैफमा के लोग हैं उन्होंने उन्होंने ऑपोजिशन को भी बुलाना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम उस चीज से ही बाहर निकल गए कि भाई साउथ एशिया में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के हवाले से किस तरह लिखते हैं, इसको एनालाइज करना चाहिए और इसे बेहतर बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल फोरम लाइक सार्क नीड टू बी रिवाइव, और उसमें सर बहुत फायदा हो सकता है हमारा। बिल्कुल ठीक। सर एक और क्वेश्चन है। आपने जी वाजपेयी जी और मोदी जी को कंपेयर किया था कहीं ना कहीं, तो जैसा मैंने उसको देखा है, आई थॉट कि इट वाज मोर लाइक लुकिंग एट द इडियोलॉजी, लाइक वो कैसे परसीव करते पाकिस्तान को। बट डोंट यू थिंक द वे दे डेल्ट विद पाकिस्तान, फॉर दैट मैटर, यू नो, their governments dealt with Pakistan, so don't you think it is beyond their ideology or their inclinations? Because I believe that the circumstances, especially the geopolitics, is very different. When Vajpayee was there देखिए and the way he was engaging with Pakistan, it was very different. First is the number of terrorist attacks is देखिए now they have हाँ, increased. Not just complete. And then second thing is, I think the rising significance of China in the Asian context altogether. That was not there in 1990s because they were also developing and all. But now they are one of the major powers in the world. Also, the kind of relationship there is between China and Pakistan since 2000s. And also, I think another factor, as you mentioned, also both are nuclear states. I mean, not technically, but still, they're outside NPT. But at the same time, that was not the case they were dealing with. It happened after that. So don't you think the way they are engaging with Pakistan has to do more with the outside factors, the external factors, and the geopolitics that they're facing, instead of how they might have their personal, views about Pakistan? Like that is how I am looking at it. Yeah. देखिए वी हैव टू गो बैक टू पोस्ट 1971 क्राइसिस। जब 1971 क्राइसिस हुआ और जंग हुई, पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, दूसरी वजह से, लेकिन हमने 71 के बाद देखा कि शिमला हुआ। शिमला उस बैकग्राउंड में हुआ, सारे 71 के पूरे बैकग्राउंड में हुआ, और शिमला के नतीजे में चीजें सेटल डाउन होना शुरू हुई उसमें काफी हद तक। लेकिन उसके बाद जो है वो इंडिया ने 74 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 74 में बम धमाका कर दिया एटमी। और गो के इंडिया ने ये कहा कि ये चाइना स्पेसिफिक है, लेकिन कीपिंग पाकिस्तान से, अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें कि 71 हो चुका है और फिर एटमी धमाका हो जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर तो नेचुरली एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होगा कि 71 हो चुका है और दोबारा ये चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान भी उस न्यूक्लियर रेस में चला गया उसमें, और वो जो शिमला के नतीजे में चीजें हो सकती थी वो नहीं हुई। शिमला का अगर आप पूरा एग्रीमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत सी चीजें थी जो आगे चल के चीजों को और बेहतर बनाया जा सकता था। फिर 77 आ गया। मेरे नुक्ते नजर से दो चीजें बहुत इस साउथ एशिया को जिन्होंने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, वो 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन एंड 1980s सोवियत यूनियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। उसने उसने चीजों को बहुत ज्यादा, और उस वक्त आपको याद है कि जो अफगान जंग लड़ी गई पूरी, वो पूरी अमेरिकन बैकिंग के साथ लड़ी गई, और अमेरिका की बेसिकली डायरेक्ट वो लड़ाई थी। हम उसका, और यहाँ इस पर बहुत शदीद दो स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं कि जिसमें कि पाकिस्तान को उस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, ना पहली अफगान जंग का हिस्सा बनना चाहिए था, ना दूसरी अफगान जंग का हिस्सा बनना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली, पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान की अगर सोसाइटी 70s 60s 50s की देखें तो इट वॉज अ वेरी लिबरल सोसाइटी। और इवन आज भी मैं यही कह सकता हूँ कि गो के एक्सट्रीमिज्म बढ़ा हमारा, खासतौर पे 9/11 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा उसमें, और बहुत सी चीजें हुई। लेकिन मैं वाजपेयी साहब और मोदी के उसमें, आप खुद बीजेपी की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो बीजेपी की हिस्ट्री में आपको नजर आएगा कि वाजपेयी की थिंकिंग
और नरेंद्र मोदी 2001 के बाद कैसे एकदम ऑल ऑफ अ सडन उभर कर सामने आए कि 2001 में गुजरात में जो उस वक्त मैं उनका फर्स्ट नेम भूल रहा हूँ, पटेल, जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मोदी वॉज इन दिल्ली और ही वॉज टोल्ड टू रिमेन आउट ऑफ गुजरात पॉलिटिक्स। लेकिन उसके बाद वहां बीजेपी कमजोर हुई जब एक अर्थक्वेक आया और उसमें कोई 20,000 के करीब लोग मारे गए उसके बाद। और उसके बाद जो भी सिचुएशन डेवलप हुई उसमें फिर अल्टीमेटली मोदी बिकेम द चीफ मिनिस्टर और बिकेम अ वेरी पावरफुल चीफ मिनिस्टर। वहां बहुत से लोग उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उधर जो राइट्स हुए उसने फिर एकदम एक नया नैरेटिव बिल्ड कर दिया उसमें। और अल्टीमेटली जो वाजपेयी को मैं इसलिए आउटस्टैंडिंग लीडर कहता हूँ कि 98 देख लें और फिर 2001 देख लें, उस सब के बावजूद वाजपेयी ने जो है वो कहीं ना कहीं, और फिर मनमोहन सिंह ने इंडिया की पूरी टेक्नोलॉजी को तब्दील कर दिया, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए इंडिया में। तो जो डिस्ट्रस्ट एलिमेंट है इंडिया पाकिस्तान पर ब्लेम करता है कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ से टेरर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और पाकिस्तान ये कह मुशर्रफ के पीरियड में उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी भी लगाई गई, बहुत सी चीजें हुई, उससे डिफर कर सकता है, इंडिया का अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर हम पोस्ट पलगाम देखें तो पलगाम वाकई में अभी तक जहां तक आज मुझे याद है कि जिन 4 अफराद शायद उस तरीके से चीजें सामने नहीं आई। लेकिन कीपिंग ऑल दिस असाइड, वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि टेररिज्म खत्म किया जाए और जो है कश्मीर अगर हो, दिस इज व्हाट वाजपेयी, दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी हैज सेड कि अगर कश्मीर पे बात होगी तो आज़ाद कश्मीर पे बात होगी और टेररिज्म पर बात होगी। बिल्कुल एक दो चीज़ें सामने आ गई, पाकिस्तान ने कहा कि आ जाएं गुफ्तगू कर लें, कश्मीर पर भी गुफ्तगू कर लें और टेररिज्म पर भी गुफ्तगू कर लें। अब मसला क्या है? मसला ये है कि या तो शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को फ़ोन करें या नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ को फ़ोन करें कि जी आ जाएं, इन इश्यूज़ पर गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, एक दूसरे के डिस्ट्रस्ट के बावजूद, अगर आपने वे फॉरवर्ड निकालना है, अगर आपने आगे बढ़ना है, तो गुफ्तगू से ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक एक एजेंडा इंडिया सामने रख ले, पाकिस्तान, और दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर लें आप उसके अंदर, और वन बाय वन जो है वो सोल्यूशन की तरफ चले जाएं उसमें। और अगर खुद ही एग्री कर जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी तो हो सकता है। जहां तक आपने कहा कि आउटसाइड पाकिस्तान, इंडिया का एक एक बड़ी हिस्टोरिक रिलेशनशिप सोवियत यूनियन से रही है उसकी, और पाकिस्तान की एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप हमेशा चाइना से रही है, और ये रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ स्ट्रांग हुई है उसमें। और अगर पाकिस्तान इंडिया आपस में गुफ्तगू करें तो ना शायद मुझे चाइना की जरूरत हो, ना इंडिया को सोवियत यूनियन की जरूरत हो उसमें। लेकिन डिस्ट्रस की वजह से आप ये सब कुछ सेंस ऑफ, हम कहते तो हैं न्यूक्लियर डिटरेंस है दोनों के पास, लेकिन क्या गुफ्तगू करके हम इन चीजों से आगे नहीं जा सकते? और मुझे यही सबसे बड़ा मुझे जो कंसर्न है वो यही है कि एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं है कि गुफ्तगू की जाए। वाजपेयी साहब के पीरियड में वो उनका मुशर्रफ के बारे में कोई भी व्यू होता था, लेकिन उन्होंने मुशर्रफ से गुफ्तगू की, उन्होंने मुशर्रफ से बात की उन्होंने। अब मुझे पोस्ट वाजपेयी जो बीजेपी है वो एक मुख्तलिफ बीजेपी नजर आती है मुझे उसमें। और पाकिस्तान में सियासी जमातें, मुस्लिम लीग हो, आप नवाज शरीफ की हिस्ट्री उठा लें, नवाज शरीफ थ्रू आउट पॉलिटिकल करियर हैव बीन टॉकिंग कि लेट्स टॉक विद इंडिया, और उन्होंने गुफ्तगू भी की। इसी तरह आप बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने अपने ज़माने में आखिर वक्त तक इस चीज़ में, तो मेरा ख्याल है वे फॉरवर्ड तो बराह रास्त गुफ्तगू में ही है। अब ये दोनों मिलकर खुद गुफ्तगू कर सकते हैं
या एक किसी म्यूचुअल फ्रेंड को सामने बैठा के कर सकते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। या हमारे थ्रू कर ले मदर साहब, ये इंडिया के दोस्त। हाँ, हमारे थ्रू कर लें। अच्छा मदर साहब, सर एक सवाल और भी है बहुत से, तो क्विकली क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर शाजिया हैं, डॉक्टर सुहेल साहब हैं, और कुछ बच्चे नौजवान वो भी सवाल करना लेकिन चाहते हैं। डॉक्टर शाजिया बात है जी। कि जो ट्रम्प जो कहता है बीच में कि मैं गुफ्तगू करवाना चाहता हूँ, उसको आप क्यों नहीं मान रहे? कौन, मैं? करवाएं। ट्रम्प ट्रम्प हाँ हाँ, करते हैं इस पे आते हैं जरा। ये काफी देर से दोस्त इंतजार कर रहे हैं। जी डॉक्टर शाजिया। जी, जी पहले डॉक्टर। तो मधु साहब बहुत शुक्रिया आपके टॉक के लिए। मेरे दो सवाल हैं। और एक पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने सर इतने सारे जो हमारे करेंटली पॉलिटिशियंस हैं, आपने उनसे मुलाकात की होगी, उनको भी एनालाइज किया होगा। हम तो बहुत ही कंफ्यूजन का शिकार हैं कि कौन है वो जो पीस लेके आएगा। तो अगर आप अपने एनालिसिस से हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि किसमें आपको वो स्टेट्समैनशिप नजर आती है कि एज अ पीस ब्रोकर कोई काम कर सकता है। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है कि आपने मीडिया के बारे में कहा कि जनाब समहाउ जब स्टेट्समैनशिप नहीं होती तो ये स्टेटमेंट जो है वो मीडिया का नैरेटिव बाय करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया भी किसी का नैरेटिव बाय करता है? और कहीं पे वो कंप्लिसिट, या ये मीडिया की मजबूरी है, या वो कहीं कंप्लिसिट है किसी और पार्टी के साथ? देखिए, मीडिया मुझे दोनों जगह जो है वो मार्केट ड्रिवन लगता है कि आप उठा के देख लें। कभी मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि डॉन के बैक पेज पे फुल पेज इश्तिहार होगा, कभी नहीं होता था डॉन के बैक पेज पे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप उठा के देख लें, आपके अगर 30 मिनट का टॉक शो है तो उसमें कम से कम 15 मिनट जो है वो आपके एड्स ले जाते हैं। जबकि हमारियाँ बाकायदा अगर आप रेगुलेशंस पे जाएं तो उसमें उसमें क्वांटम है कि इससे इतने इतने मिनट से ज़्यादा के इश्तिहार नहीं होने चाहिए। तो एक मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री बन गई है। प्रोफेशनलिज्म कम से कम हो गया है। आप देखें, अगर फुल पेज इश्तिहार होगा तो एट व्हाट कॉस्ट? जाहिर है खबरें ही ड्रॉप होंगी ना। तो वो मुझे दोनों जगह मैंने पूरी तरह फॉलो नहीं किया, अखबारात वगैरह कुछ देखता रहता हूँ, लेकिन जो वहाँ के भी दोस्तों से बात होती है वो यही है कि कंप्लीट मार्केट जो है मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट के मुताबिक ही नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। और चूंकि रीच इतनी हो गई है, देखिए प्रिंट की रीच नहीं थी। प्रिंट की रीच उतनी नहीं थी जितनी जितनी इलेक्ट्रॉनिक और फिर डिजिटल की रीच हो गई है। तो जो जो रिएक्शन है वो सेकंड्स में आता है, वो मिनट्स में आता है। आपको चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या शहबाज शरीफ हो, वो लोग वो एक बयान देते हैं तो दूसरे मिनट पे जब वो अपना मोबाइल देखते हैं तो रिएक्शन आ चुका होता है उसमें। इसलिए अगर फर्ज करें 50 लाख 1 करोड़ लोगों ने रिएक्ट कर दिया आपके बयान पे, तो आप एकदम उस बयान, अब अगर उन्होंने नेगेटिवली किया है तो आप अपने बयान को रिव्यू करने की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसके कि आप अपने अपने बयान पे स्टैंड करें। अगर आप सही हैं तो आप कहें कि मैं सही हूं, आप लोग गलत सोच रहे हैं इसमें। वो मुझे, जहां स्टेट्समैनशिप की, मैं फिर ये मैंने शुरू में कहा था, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई एक लीडर मुझे ऐसा नहीं लगता जिसको मैं स्टेट्समैन कह सकूं, जिसको मैं विजनरी कह सकूं, जो ये सोच रहा हो कि आज से 20 साल का इंडिया और पाकिस्तान क्या होगा आज से। जो जो विजनरी लीडर्स होते हैं, देखिए हमारी सबकी जिंदगियों में, मैं आपके सबके अपने अपने हीरोज होंगे। मेरे लिए जो जो वाहिद एग्जाम्पल है वो नेल्सन मंडेला की है। 34 साल उस शख्स ने जो है वो एक एक मिशन के लिए जेल काटी, सब कुछ की। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसका पहला ऑर्डर क्या होता है कि किसी एक वाइट को टच ना किया जाए। और वो एक टर्म रहता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, उसके बाद वो चला जाता है, चिमट के नहीं रहता। आज मुझे और आपको शायद साउथ अफ्रीका के सदर का नाम नहीं पता हो, लेकिन नेल्सन मंडेला का नाम पता है। ये होती है स्टेट्समैनशिप, कि वो हो या ना हो, वो बरसरे इख्तिदार हो या ना हो, लोग रिफर उसी की तरफ करते हैं, लोग देखते उसी की तरफ हैं कि ये है स्टेट्समैनशिप। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट
दोनों मुल्कों में कोई एक लीडर भी ऐसा नहीं नजर आता जिसे मैं कह सकूं कि सही मानों में स्टेट्समैन है। ठीक। मौलवी साहब इंडिया को थोड़ा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनसे डायलॉग करने की जरूरत है। डॉक्टर सलोनी है इंडिया से। जी डॉक्टर साहब। अ, हाँ जी, थैंक यू मजहर साहब, मुझे आपका टॉक बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा कि आप हैदराबाद से हो, तो मेरी भी आधी फैमिली हैदराबाद सिंध से है। अच्छा। तो हाँ जी, तो मुझे पूछना था कि आपने जिक्र वर किया यू था फ्रॉम मिस। सेंट मैरीज, हैव यू? यस, यस, हाउ डिड यू नो? मुझे क्योंकि मैं सेंट बोनावेंचर में था। अच्छा, नहीं, सेंट मैरीज इन इंडिया, बट अच्छा, ओके। मेरी अच्छा, यहाँ हाँ यहाँ जी। हैदराबाद में सेंट बोनावेंचर है, और अच्छा, सेंट मैरीज भी है, सेंट मैरी भी है यहाँ। अच्छा, नहीं, मैं इंडिया में भी मैं सेंट मैरी स्कूल में गई हूँ, ओके, ओके, ओके। लेकिन मेरी फैमिली आधी हैदराबाद से है। अच्छा, ओके। तो तो आप बोल रहे थे कि मिस इन्फॉर्मेशन इस बार बहुत हुआ था, फैक्ट चेकिंग नहीं हुई, एक्सट्रीमिज्म है, और कोई स्टेट्समैन नहीं नजर आ रहा। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, ये एक्चुअली ग्लोबल फिनोमेनन है कि यस। पॉपुलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, पोस्ट ट्रूथ ईरा, पोलराइजेशन और न्यू मीडिया का रोल? तो ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि अमन की हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया तो है मार्केट ड्रिवन, लेकिन व्हाट्सएप, एक्स ने भी बहुत बड़ा रोल खेला है नफरत फैलाने में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, और पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सिर्फ रीजनल माहौल में नहीं, लेकिन ग्लोबल माहौल में हम अमन की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, फर्स्टली वॉर इज नॉट द ऑप्शन। तो हमें हमें जो भी है, एक एक बाद सिचुएशन में यू यू गेट डीमोरलाइज, यू नो। हमारे यहाँ भी दोनों तरफ ही सिचुएशन ऐसी होती है। और यू आर वेरी राइटली सेट के ग्लोबली भी हमें, आप इससे 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 बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प री इलेक्टेड। और और इवन इन और जगहों पे भी आप देखें तो आपको, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे लगता यह है कि दोनों तरफ कल्ट फॉलोइंग है। और कल्ट फॉलोइंग इसलिए भी है कि दोनों तरफ जो मेजॉरिटी है वो यूथ की है। और उनको नजर यह आता है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं दे हैव फेल्ड। तो वो समझते हैं कि शायद ये एक हमें, आप देखें कि हर पीरियड में जो लीडर्स आए, पॉपुलर लीडर्स आए, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, उसके बाद वाजपेयी, इंदिरा गांधी हो, राहुल हो, इसी तरह पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, या इमरान खान हो, अ, हर किसी के साथ उस वक्त की यूथ जुड़ी हुई थी। और जब वो गए तो यूथ वर डिसअपॉइंटेड कि दे हैव नॉट फुलफिल देयर, वो चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, पॉवर्टी खत्म हो। तो मेरा ख्याल है जो उसके बाद हमने पोस्ट 90s या पोस्ट 2000 हमने देखा कि जो कल्ट फॉलोइंग हुई वो बढ़ती चली गई। जो भी आदमी एंटाई स्टेटस को बात करता था उसके साथ लोग चले जाते थे, जो स्टेटस को चैलेंज कर रहा होता। और उसकी वजह यही है कि बिकॉज दे वर डिसअपॉइंटेड विद ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, दे वर डिसअपॉइंटेड विद फैमिली डायनेस्टी उसमें। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है उसका रिएक्शन ऐसा ही होता है कि वो इसको सोचे समझे कि जो है ये जो लीडर है, ये ये विजनरी है भी या नहीं। लेकिन वो चूंकि उनसे, उनके दिल से करीब कर बात कर रहा होता था, यानी उनको जो जो जिस चीज को वो हेट कर रहे होते थे वो भी हेट कर रहा होता था उसको। तो आप उसकी तरफ आप देख लें कि इमरान खान फिनोमेना देख लें आप कि 2024 में तमाम तर पाबंदियों के बावजूद पीपल वोटेड फॉर हिम। उसमें बैंडेड चैलेंज हुआ, वो नहीं हुआ वो अलग बात है। भुट्टो के बाद सबसे ज्यादा कल्ट जो है वो इधर नजर आता है इसमें। तो इसी तरह जो मोदी फिनोमेना है वो भी मुझे कल्ट नजर आता है उसके अंदर। अगर आप ओवरऑल मोदी की वो देखें तो मुझे वो सब्सटेंस नजर नहीं आता जो सब्सटेंस मुझे वाजपेयी या मनमोहन सिंह में नजर आता था। लेकिन लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज, दीज पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, दे शुड रीविजिट देयर पॉलिटिक्स।
कि वेयर दे वेंट रॉन्ग, व्हाई यूथ आर डिसअपॉइंटेड इन बोथ द कंट्रीज विद देयर लीडर्स, और यूथ को विद इन देमसेल्फ ऑल्सो एकेडमिक फ्रीडम, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। दोनों तरफ उस तरीके से आप देखें जेएनयू में जो कुछ हुआ, जेएनयू के प्रोफेसर्स के साथ जो कुछ हुआ, तो हर जगह एकेडमिक फ्रीडम को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो द यूथ शुड स्टूड अगेंस्ट इट कि नहीं जी, आप हम पर पाबंदी नहीं लगा सकते, आप हमें गुफ्तगू करने दें, आप हमसे एग्री करें या डिसएग्री करें उसमें, और वही वे फॉरवर्ड होगा। और उसी से आप देखिएगा स्टूडेंट यूनियंस के बैन होने से पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ, ग्रोथ खत्म हो गई। तो मुझे यही नजर आता है कि पॉलिटिकल ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, और चूंकि वो पॉलिटिकल थॉट्स खत्म हो रही हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस खत्म हो रही हैं, इसलिए लीडर्स नहीं आ रहे हैं। और we need to work on it. We need to, whether in universities, colleges, डिस्कशंस और डिबेट हमेशा से, मैं थ्रू आउट अपने कॉलेज में भी, अपने यूनिवर्सिटीज में भी डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, और आई हैव लर्न अ लॉट। दो चीज़ों से मैंने बहुत सीखा, एक स्टडी सर्कल से और एक डिबेट से, कि डिबेट थी एग्री टू डिसएग्री, और यही पॉजिटिविटी आ सकती थी हमारे टेलीविजन चैनल्स पे। आप एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप गुफ्तगू तो करते हैं। ये थोड़ी करते हैं कि आप आस्तीन चढ़ा लेते हैं, आप उसको गाली देने शुरू कर देते हैं। इस कल्चर को हमें खत्म करना पड़ेगा, एंड यूथ इन बोथ द कंट्रीज कैन प्ले अ डिसाइसिव रोल इन इट। बहुत शुक्रिया मदर साहब। बहुत से सवाल हैं, अभी तो यूथ की आप उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, तो नौजवान स्टूडेंट से सवाल लेते हैं पहले। मायदा, क्योंकि सीनियर्स कैन वेट। अस्सलाम वालेकुम। मायदा क्विकली बेटा। आप कैन यू हियर मी? जी 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 आई कैन हियर यू। जस्ट 1 मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। हमें आ रही है आवाज आप जी। अच्छा, तो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सारा वॉर सिनेरियो या एग्जैजरेटेड व्यूज ऑफ वॉर है, व्हेन वी लुक डीपर इनटू इट, तो क्या हम इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेशनलिज्म और कश्मीर इशू या वॉर सिनेरियो, it's just a cover for failure in Delhi and in Islamabad? For instance, Indian media इस चीज से gain कर रही है by exaggerating these narratives to boost some political parties की popularity, because those parties have an agenda of anti-Pakistan, और उन उस तरह की चीजें, और पाकिस्तान में एक political distraction है of failing political promises to, and of course to justify its military budget, जो recent बहुत ज़्यादा controversial issue रहा था हमारे pre this government taking control of the office. देखिए, जो जो मीडिया ने, देखिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि डिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ जो होती है वो लास्ट नहीं करती, लेकिन वो डैमेज बहुत करती है। क्योंकि अगर आपने कोई फेक न्यूज़ चला दी, तो जब तक फैक्ट चेक होता है उस वक्त तक डैमेज हो चुका होता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो जिस तरह इसमें हमने नजर आया, बात इंडियन चैनल्स ने जो सिचुएशन क्रिएट की, आज उन्हीं के लोग वो सवाल उनसे कर रहे हैं कि जी आप बताएं कि आपने झूठ क्यों बोला। आप या तो आप फैक्ट्स उसको करें, स्टैंड करें। जर्नलिज्म में क्या होता है, जर्नलिज्म में ये होता है कि आप अपनी स्टोरी पे खड़े रहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपने सही स्टोरी दी है, वरना आप क्लैरिफाई करते हैं या अपोलोजाइज करते हैं। अब कितनी अपोलॉजीज आप देखें कि आई कि हाँ हमें डबल चेक करना चाहिए था। दूसरे ये कि जो इश्यूज हैं, हम इश्यूज पर गुफ्तगू हमने कम की, हमने एक 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 नैरेटिव बिल्डिंग ज्यादा की। आप इशू करें, आप कश्मीर पे गुफ्तगू करें, आप टेररिज्म पे गुफ्तगू करें, आप एजुकेशन पॉवर्टी पे गुफ्तगू करें, हमने लोगों का मिजाज उस तरफ कर दिया है कि वो नेगेटिविटी स्टार्ट सेलिंग, और नेगेटिविटी इतना सेल करती है और उसके उसके माली फायदे भी हो जाते हैं, यानी फाइनेंशियल आपको फायदे होते हैं। तो इसलिए जो पॉजिटिव साइड है मीडिया की वो खत्म होती जा रही है। और मैं जितना भी कुछ लोग हैं
मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने शुरू में मिसाल दी करण थापर की, मैं उनकी बहुत सी चीज़ों से एग्री नहीं करता, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू सुनकर मज़ा आता है, इसलिए कि वो एक जर्नलिस्टिक विजन के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मैं शेखर गुप्ता के प्रोग्राम देखता हूँ, तो मैं उनसे बहुत सी चीज़ों पर डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनका जो क्वेश्चन की फॉर्मेशन है वो जर्नलिस्टिक फॉर्मेशन नज़र आती है। और ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, चाहे इधर के हों या उधर के हों, जिनसे आप एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन उन्हें उनसे कहीं से कहीं आपको एक प्रोफेशनलिज्म नजर आए कि हाँ कुछ सब्सटेंस है गुफ्तगू में। कश्मीर पे उनका कोई व्यू हो सकता है, किसी दूसरे का कोई व्यू हो सकता है, लेकिन आपको उसका व्यू सुन के अपने व्यू को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, या एक नए सवालात उससे जन्म देते हैं। तो हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि जो नेरेटिव बिल्डिंग हुई है वो बदकिस्मती से पॉजिटिव साइड पे नहीं गई, वो नेगेटिव साइड पे चली गई। इसलिए कि मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो सेल ही नेगेटिविटी पे कर रहा है। मेरे लाखों करोड़ों व्यूअर्स बन ही उस चीज पर रहे हैं कि मुझे कहीं क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। एक मर्तबा यहाँ हुआ था कि रेटिंग्स पर एक डिबेट हुई, और डिबेट ये हुई कि सिर्फ हाउ मेनी पीपल व्यू दैट शो क्यों रहता है, ये क्यों नहीं होता कि हाउ मेनी पीपल लाइक दिस शो, हाउ मेनी पीपल डिसलाइक दिस शो। उसकी बुनियाद पे अगर आप रेटिंग्स का फॉर्मूला बनाएं तो क्या मेरा ख्याल है रैशनैलिटी ज्यादा है। तो मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है इस वक्त। अगर आप मुझे आधा सेकंड दें, मेरा ख्याल है बेल बज रही है मेरी। जी जी, जस्ट ठीक ठीक। 3 सवाल हैं फॉर द मोमेंट। तो रुसा बेटे आपसे शुरू करेंगे, चूंकि आप यंगस्टर में शुमार होते हैं, और उसके बाद डॉक्टर शुमाइला और फिर हम्बल मोहम्मद। जी जी रुसा, मीनवाइल आप बात कीजिए, शुरू अपना तारुफ करवाइए। कोई भी आप पहली दफ़ा मेरा ख्याल ज्वाइन कर रही हैं रुसा। अस्सलामुअलैकुम शाहिद साहब, मेरा नाम उलूसा जरवार है, और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मुकालमा। तो मेरा शॉर्टली इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ, और मैं कुछ चीज़ों पे लैंड एक्विजिशन के हवाले से स्पेशली सिंध में काम कर रही हूँ, और मोस्टली एकेडमिक काम है मेरा ज़्यादा। उसके अलावा जो है वो सिंध में जो आइडेंटिटी से रिलेटेड या लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पे जो है उस पे मेरा इंटरेस्ट है। तो अभी जो जिस तरह मजहर साहब बात कर रहे थे, तो उसके हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा मार्केट ड्रिवन है। मजहर साहब ने भी बात की और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी। तो क्या मार्केट ड्रिवन होने के साथ, वो तो ऑफ कोर्स है क्योंकि जो न्यू लिबरल टाइम है या जो न्यू लिबरल एजेंडा है उसमें मार्केट की बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी है, मार्केट फोर्सेस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के अगर पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या इसमें स्टेट कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा नहीं है? क्योंकि अगर हम वॉर की देखते हैं, जिस तरह वॉर को जिस तरह प्रोपिगेट किया गया, या जिस तरह दोनों साइड बहुत इररिस्पॉन्सिबल हमें जो मीडिया है उसका रोल दिखाई दिया। तो अगर इसमें हम देखें तो उसी सेम टाइम पे सिंध में बहुत से इश्यूज चल रहे थे, जिस तरह के नाज के इश्यूज चल रहे थे, लैंड ग्रेबिंग पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन मीडिया वो चीज़ नहीं दिखा रहा था। तो अगर हम मार्केट ड्रिवन की ही बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा मीडिया भी एक मखसूस किस्म का नैरेटिव नहीं दिखाता, या वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं है, सिर्फ मार्केट फोर्सेस के हाथों नहीं बल्कि स्टेट के हाथों भी? क्योंकि पाकिस्तान का भी अगर हम माजी में देखें तो बहुत मुस्बत रोल नहीं रहा, क्योंकि हम भी टेररिस्ट को जो वो हार्बर करते रहे, या हमारी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल होती रही है। लेकिन इस तरह की क्रिटिकल डिबेट आपको नज़र नहीं आएगी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें। तो इसके हवाले से मजहर साहब का मैं ओपिनियन मदर जानना साहब आ चाहूँगी। जाएं, वो थैंक यू। तो जवाब देंगे। वैसे सवाल आपका अच्छा है, मदर साहब भी आ ठीक। गए। आप क्वेश्चन अपना क्विकली रिपीट कर दें बेटा। जी रुसा, मदर साहब आ गए, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जी रुसा। जी जी अच्छा, मैं बता देता हूँ। रुसा का सवाल ये था कि आप कह रहे हैं ना कि मीडिया जो है वो मार्केट ड्रिवन है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि मीडिया जो है वो कंट्रोल भी है? गवर्नमेंट दोनों साइड्स पे उसको कंट्रोल भी करती है, हैरेस भी करती है। जी जी बिल्कुल। मैं तो
पाकिस्तान में देखें, पैका जो है और इसके खिलाफ जर्नलिस्टों की बड़ी स्ट्रगल है। पाकिस्तान में जो आपको बहुत हद तक प्रोफेशनलिज्म भी नजर आता है, एग्रीमेंट डिसएग्री, उसकी वजह जर्नलिस्टिक स्ट्रगल बहुत है। पाकिस्तान में जितनी बड़ी जर्नलिस्ट स्ट्रगल्स रही हैं, जितनी जर्नलिस्ट मूवमेंट्स रही हैं, उसमें उसने दो चीजें काम की हैं। कंट्रोल मीडिया का रहता है, मीडिया पे कंट्रोल होता है, प्रेशर होता है, और सिर्फ स्टेट कंट्रोल ही नहीं होता, नॉन स्टेट कंट्रोल भी होता है। जो बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी वो कर देंगे। लेकिन उस सब के बावजूद, और यही वजह है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों में कोई 150 के करीब जर्नलिस्ट मारे गए हैं उसमें। और जो जो स्ट्रगल है, और उसके नतीजे में एज ए जर्नलिस्ट जो है, और खासतौर पे वो जर्नलिस्ट जो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए हैं, उनके अंदर एक सेल्फ सेंसरशिप का भी अंसर वो है उन्हें, कि मैं लिखते हुए कई मरतबा सोचता हूँ कि ये लफ्ज मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। मैं टेलीविजन पे बोलते हुए ये जरूर सोचता हूँ कि क्योंकि टेलीविजन की व्यूअरशिप बहुत होती है प्रिंट के मुकाबले में, तो वो चीज मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया में लैग कर रही है। और फिर एक कोई अनएडिटेड मीडिया है डिजिटल मीडिया, कोई चेक करने वाला ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिर कुछ ना कुछ आपको टेयर्स नजर आते हैं। डिजिटल में तो आप खुले हुए जो कुछ कहें, अब उसको एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डैमेजिंग बहुत होती है, क्योंकि बाद सिचुएशन में आपको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी बोल रहा है ना। ऐसे वो ही सिर्फ उसका कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, एक आम आदमी है, वो भी टिकटॉक पे लगा है उस पे। हम उसको सारी चीज को जर्नलिस्टिक दायरे में नहीं ला सकते। एक पीपल्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें गलत जबान भी, गंदी जबान भी उसमें, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट जब मैं उसका हिस्सा बन जाता हूं, वहां मुझे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि लोग मुझे समझते हैं, लोग मुझे जानते हैं, वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं ऐसी जबान इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जब मैं उस रेस में चला जाऊंगा, तो वहां फिर लोगों का डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है, डिसइल्यूजन शुरू होता है विद द मीडिया, जो हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट अपनी कम्युनिटी से हो रहा है। आज ही मैंने दो प्रोफेसरों को देखा, उन्होंने इस तरह के पोस्ट जो हैं वो शेयर किए हुए थे। बड़ा मैंने दिल पे पत्थर रख के तो उनको मैसेज किया, कोशिश की कि पूरी तमीज से बात कन्वे करूं कि यार खुदा के लिए आप ये ना करें। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन लेते हैं जी, डॉक्टर शुमाइला। सर ये बताएं मुझे मेरे पास टाइम कितना है, क्योंकि मुझे जाना भी है। अ, मुझे 10 बजे तक का कहा था। हाँ, टाइम तो यही था। वो असल में सवाल बहुत आए हैं अभी तक, बहुत से लोग हैं जो तो बस ये दोबारा रख लें ये इसको आखिरी दो सवाल लेते हैं। अच्छा। क्विक शुमाइला, क्विकली, बहुत प्रिसाइज सा क्वेश्चन। जी शुमाइला। सर मैंने सवाल तो ये करना था कि आपने कहा कि मिसट्रस्ट है ना दोनों साइड्स पे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मिसट्रस्ट के अलावा ये ऐसे नहीं है कि लीडरशिप को सूट भी ये कर रहा था कि भाई इस तरह के हालात पैदा हों, क्योंकि इनकी अपनी पॉपुलैरिटीज और वो जो अपने एजेंडाज हैं इलेक्शंस के भी, उस साइड पे भी और हमारी साइड पे भी, तो ये इन दोनों को सूट भी यही चीजें कर रही थी, तो इसलिए जो है हालात इस तरह से पैदा भी किए जाते हैं। और सर इससे एक जेली सवाल छोटा सा है, एक बहुत बड़े स्कॉलर से बात हो रही थी कल, तो उन्होंने कहा कि इसका बड़ा नुकसान जो है ना हमारी वो जो एक पॉपुलर जमात है उसको होगा ना, ये जो हमारा मतलब चीजें हुई हैं, तो इसका क्या, इससे आपको क्या लगता है कि इसका मतलब बेनिफिशियरी कौन है हमारी साइड? देखिए देखिए, वॉर क्राइसिस में जो पॉपुलैरिटीज होती हैं वो बहुत एवर लास्टिंग नहीं होती। वो जब जब चीजें चीजें वक्ती होती हैं ये, और फिर जाहिर है आप अपने मसाइल में उलझ जाते हैं। मुझे अभी ये फिक्र है कि मेरे घर के बाहर जो है खुदाई शुरू हो गई है, तो मुझे पानी कल नहीं मिलेगा, बिजली चली जाएगी किसी भी वक्त। शुक्र करें कि इस वक्त बिजली नहीं गई इस दौर। तो मेरे जो इंटरनल डोमेस्टिक वो हैं, मैं फिर वो मैं सवाल उठता है, भाई ये सब चीजें अपनी जगह हैं, जाहिर है मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क का भला चाहते हैं, दिफा चाहते हैं, मैं अपने मुल्क का, लेकिन मेरे डोमेस्टिक इश्यूज भी तो हैं। उसको उसको आप लोग कब हल करेंगे? ये ये सबसे, और फिर अगर हम इसको इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो पैसा आपने अपने लोगों पे खर्च करना था वो हम अपने लोगों पे खर्च नहीं कर सके, उसमें करप्शन एलिमेंट भी है, कमीशन एलिमेंट भी है, और बहुत से एलिमेंट्स भी हैं।
तो फिर लोग अल्टीमेटली जो है आप, और पाकिस्तान इंडिया में बड़ा नेचुरल है ये कि जो 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 पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो आप एक दिन में बहुत पॉपुलर होते हैं और अगले ही लम्हे बहुत अनपॉपुलर हो जाते हैं उसमें। और चूंकि अब मीडिया का एक्सपोजर इतना है कि एक आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जो है वो वायरल हो जाता है उसमें, तो इसलिए चैलेंज माजी के मुकाबले में और बहुत ज्यादा है। मदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हौसला अफजा जवाब दे दिया उनको। अच्छा, ये आखिरी सवाल एक लेते हैं हम, गुफ्तगू बाद में जारी रखें। आप समझ गए, ये हम्बल मोहम्मद, बेटा क्विकली क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद मदर साहब आप जैसे जाना चाहते हैं उसके मुताबिक जवाब दे दीजिएगा। जी जी मोहम्मद जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं हम्बल मोहम्मद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से, और मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। सर, मैंने मेनली यही क्वेश्चन मैंने करना है कि अभी मदर साहब बड़ा अच्छा फ्रूटफुल सेशन है इनका, तो यही बात चल रही थी अभी कि सिविलियन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखें, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पीछे इस तरह नहीं हुआ कि जो सीक्रेट एक्ट पास किया गया था कुछ अर्सा पहले, उसके अंदर कानून साजी की गई पार्लियामेंट के अंदर, तो किसी भी उसके बाद किसी भी सियासी जमात ने अपने जाती मफादात को बलाए ताक नहीं रखा और उन्होंने मिलकर उनके खिलाफ कानून साजी नहीं की। इस तरीके से तो इख्तियारात आप देते ही जाएंगे ज्यादा उनको। अगर इस्टेब्लिशमेंट या हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या उसके अलावा जो और इदारे हैं, अगर इसी तरीके से सिविलियंस के हवाले से वो करेंगे कानून साजी, तो फिर हमारा तो पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा ना सर। तो मेरा इस पे कमेंट चाहिए मजहर साहब का देखिए, कि मैं इसको किस तरह स्ट्रांग किया मैं जाए। आपको बताऊं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा क्राइसिस बैड गवर्नेंस है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रांग ही नहीं किया। कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत नहीं करना चाहती। 18वीं तरमीम हुई, 18वीं तरमीम क्या थी? 18वीं तरमीम थी कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स को जाए। फेडरल गवर्नमेंट से चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक तो आई, लेकिन लोकल गवर्नमेंट तक नहीं गई। लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो नर्सरीज होती हैं, पॉलिटिकल नर्सरीज होती हैं। दो ही पाकिस्तान में और इवन आई थिंक इंडिया में भी जो नर्सरीज होती हैं, वो हमेशा आप देखें कि बरतानिया में अगर आप देखें तो मैं जब इंग्लैंड गया था तो लोगों को ये परवाह नहीं थी कि वेस्टमिनिस्टर हाउस में कौन है। उन्हें ये परवाह थी कि हमारा सिटी सिटी मेयर कौन है। जो जो मेयर था उससे उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता था। उस वो कंसर्न उधर लोकल बॉडीज ज्यादा कंसर्न होती थी उनके नजर में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन है ये इनका उतना बड़ा मसला नहीं होता था। हमारे यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत ना करके सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि आपके जो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लोकल गवर्नमेंट का पैसा भी अपने पास रखना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट फंड्स क्या चीज होती है? ये डेवलपमेंट फंड एमएनए एमपीएस को क्यों नहीं मिले? लोकल गवर्नमेंट को, काउंसलर्स और उनको क्यों नहीं मिले? करप्शन तो हमारा बहुत ग्रास रूट लेवल का मसला है। तो पाकिस्तान का जो मुझे पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा डायलेमा लगता है, एक तो ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चलने दिया जाता। हर चंद साल बाद उसे डिरेल कर दिया जाता है पाकिस्तान में। जब तक आप पाकिस्तान में एक एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं देंगे आप, जब तक ये किसी को ला के बैठा दिया, किसी को ला के गिरा दिया, किसी को, जब तक ये हुकूमतें बनाने और गिराने का अमल खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? क्योंकि जाहिर है जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, उसे अगर ये यकीनी नहीं है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरी करेगी तो वो तो अपना पैसा इस तरह इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा क्राइसिस है। और अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी का क्राइसिस तो बहुत ही संगीन हो गया है। और कोई आज की बात नहीं है, सालों से है, लेकिन अब बहुत ज्यादा संगीन हो गया है क्योंकि अब जजेस अपने फैसलों से नहीं बोल रहे हैं, अब जजेस खुद बोल रहे हैं। और जब तक वो खुद बोलते रहेंगे और फैसले नहीं बोलेंगे तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? बिल्कुल ठीक मदर साहब, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू।
टाइम बहुत मजा आया। लिमिट बड़ी एक्सीड की, लेकिन अभी भी सवाल थे, अब मैंने आपकी। नहीं, मैं इंशाल्लाह कोई और सेशन रखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक